अध्याय 25। जिया हाओ ने जल्दी से एक पीच टिंटेड जिन का ऑर्डर दिया क्योंकि वह धीरे धीरे उसके सामने शुरू हो रहे नाटक को देख रहा था। कुछ ही देर बाद मिस्टर डोंग पहुंचे और मामले के बारे में पूछताछ की। क्या हुआ? कोई सामान चोरी हो गया? सर, मिस वू ने बिल का भुगतान करने के बाद अपना सामान पहले ही पा लिया था। हालांकि अब वह अपना हार नहीं ढूंढ पाई। लानत है, ये कैसे संभव है? यहाँ चोरी कैसे हो सकती है? मिस्टर डोंग ये सुनकर दंग रह गए। वू मेंजी ने आंखें मलते हुए रोते हुए कहा, वह हार, ये बहुत अच्छा लग रहा था। ये बताने की जरूरत नहीं है कि यह सीमित संस्करण वाला गुलाबी हीरे का हार था। मैंने सोचा कि यह मेरी बेटी के लिए एक अच्छा उपहार होगा, लेकिन किसी कमीने ने इसे मुझसे चुरा लिया। बूहू, मेरा कीमती हार, मेरे पति, वह इसे जाने नहीं देंगे। बूहू। सू यून की भी स्थिति देखकर दंग रह गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई यहाँ ऐसा कर सकता है। क्या उन्हें डर नहीं लगता कि कहीं उन्हें पकड़कर पीट कर मार न दिया जाए? ओह, अभी तो शुरुआत हुई है, आंटी सू। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए चिकन की कतार ली और उसे अपने ड्रिंक के साथ मजे से खाया। और ऐसा लग रहा है कि कोई इस स्थिति का आनंद ले रहा है। सू युनकी ने अपनी आंखें घुमाई। मुझे क्यों नहीं लेना चाहिए, आंटी सू? जिया हाओ ने कंधे उचका दिए। और क्या कहना है, चिकन इतना कोमल और रसीला है। शेफ ने सही काम किया है। सिक्योरिटी को बुलाओ और चारों ओर जांच करो। मिस्टर डोंग ने अपने सेक्रेटरी पर चिल्लाया। हाँ, मिस्टर डोंग। उनके सेक्रेटरी ने सिर हिलाया और वे जल्दी से चले गए। लेकिन कुछ ही देर में सेक्रेटरी के साथ एक वेट्रेस आई। सेक्रेटरी के चेहरे पर अजीब भाव थे क्योंकि वह उसके साथ वापस आया। क्या है? कोई खबर मिली? मिस्टर डोंग, ये वेट्रेस, वह कह रही है कि उसने अपराधी को देखा है। क्या तुम सच बोल रही हो? मिस्टर डोंग ने हैरानी से वेट्रेस की तरफ देखा। बताओ, कौन था वो? मिस्टर डोंग, मुझे सिर्फ यही शक है कि वही अपराधी है। मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। वेट्रेस ने जमीन की तरफ देखते हुए बुदबुदाया। कुछ न होने से तो यही बेहतर है। बस मुझे बताओ कि तुमने क्या देखा? वो मेंजी ने बीच में आकर हताश होकर पूछा। मैंने एक महिला को देखा जो दूसरी वेट्रेस जैसी दिखती थी, लेकिन मैंने उसे कभी नहीं देखा। जब वो गलियारे में चल रही थी तो मैंने उसकी जेब में कुछ चमकता हुआ देखा। पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई चीज होगी, लेकिन इस घटना के बाद मुझे लगा वो हार था। ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वह कुतिया कौन है? वो मेंजी ने झट से कहा। तुम्हें उसका चेहरा याद रखना चाहिए था, है न? मैंने उसे सिर्फ पीछे से देखा था, वेट्रेस हकलाती आवाज में बोली। लेकिन मुझे पता है उसने क्या किया। वह वॉशरूम में घुसी और बाहर आ गई, लेकिन जब वह बाहर आई मैंने उसकी जेब में वह हार नहीं देखा। क्या सच में? सेक्रेटरी दंग रह गई। क्या इसका मतलब है कि महिला ने हार बाथरूम में छिपा दिया था? मुझे नहीं पता। उसके बाद बाथरूम से बाहर आने वाली एकमात्र व्यक्ति थी मिस सू। वेट्रेस की बात सुनकर सभी की नजरें सू युनकी पर पड़ी। सू युनकी भी ये सुनकर हैरान रह गई। माफ कीजिए, मेरे कपड़ों पर दाग लग गया था और मैं बाथरूम में उसे पोंछ रही थी। बाथरूम में एक महिला थी, लेकिन मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। श्री डोंग ने सचिव की ओर देखा और सिर हिलाया। जाओ और पूरे वॉशरूम की जांच करो। हाँ, श्री डोंग, लेकिन वे खाली हाथ लौट आए, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई। क्या तुम्हें वह नहीं मिला? नहीं, श्री डोंग, हमने हर संभव जगह जांच की, लेकिन हमें वह बिल्कुल नहीं मिला। लानत है, सभी सीसीटीवी कैमरों की जांच करें और उस चोर को खोजें। मिस्टर डोंग चिल्लाए। एक मिनट रुको। वो मेंजी ने आवाज उठाई तो वह आगे बढ़ गया। जिया हाओ ने अपना ड्रिंक खत्म करते हुए हंसते हुए कहा, चोर की जांच करने के बजाय क्या हम किसी और व्यक्ति की जांच नहीं कर सकते? आपका क्या मतलब है, मिस वू? मिस्टर डोंग ने उत्सुकता से पूछा। चूंकि उस वेट्रेस ने कहा कि चोर वॉशरूम में घुसा और खाली हाथ वापस आया, और अब वहां कोई हार नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि किसी और ने इसे चुरा लिया होगा। वो मेंजी के तर्क को सुनकर सभी आपस में बड़बड़ाने लगे। वो मेंजी के निहितार्थ को समझते ही मिस्टर डोंग के हाव भाव बदल गए। मिस वू, आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है, सू युनकी उस समय वहां थी, हाँ। क्या उसने किसी और को नहीं देखा? वो मेंजी ने हल्के स्वर में कहा। मैंने किसी और को नहीं देखा, सू युनकी ने थोड़ी नाराजगी भरी आवाज में कहा। और वो मेंजी,
मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझ पर शक कर रही हो? ठीक है, तुम उस समय वॉशरूम में अकेली व्यक्ति थी, इसलिए अगर हम तर्क के स्वाभाविक प्रवाह का पालन करें, तुम कहना चाहती हो कि बड़ी बहन सू ने हार चुराया है। जिया हाओ ने आगे बढ़कर वू मेंगजी को देखा। चाची, तुम सीधे क्यों नहीं कहती कि तुम्हें लगता है कि बहन यून की चोर है, या उसने जानबूझकर तुम्हारा हार चुराया है? मेरा यह मतलब नहीं था। वू मेंगजी ने एक कदम पीछे हटते हुए दूसरी तरफ देखा। हालांकि सभी ने देखा कि सू युनकी ने उस हार के लिए मुझसे कितनी कड़ी प्रतिस्पर्धा की। क्या होगा अगर? मेरा मतलब है, मैं यह नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मिस्टर डोंग, आपको क्या लगता है? जिया हाओ ने वू मेंगजी की परवाह नहीं की और मिस्टर डोंग की तरफ देखा। मेरा मानना है कि चोर अभी भी हमारे अंदर है, इसलिए हम किसी को भी इस पार्टी से बाहर नहीं जाने दे सकते। मिस्टर डोंग ने जवाब दिया। हम सभी के सामान की जांच क्यों नहीं करते? वू मेंगजी ने कहा। इस तरह से कोई भी कुछ भी नहीं कह पाएगा। आंटी, मुझे लगता है कि आप में कोई गरिमा नहीं है। जिया हाओ मुस्कुराए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर कोई आपकी तरह है। किसी के सामान की जांच करना उसे संदिग्ध मानने के समान है। तो आपको लगता है कि आप ऐसा करना चाहते हैं? इस जगह पर कौन सा व्यक्ति प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं है? जिया हाओ की आवाज ने भीड़ में बड़बड़ाहट पैदा कर दी और उन्होंने शब्दों को छिपाने के लिए सिर हिलाया। आखिरकार वे सहयोग क्यों करेंगे? उन्होंने वू मेंगजी का हार नहीं चुराया। वू मेंगजी ने जिया हाओ को देखते हुए अपनी मुट्ठी भींच ली। आप इसके इतने खिलाफ क्यों हैं? क्या इसका मतलब है कि तुम चोर को भागने देना चाहते हो, या तुम्हें पता लगने का डर है? वू मेंगजी, क्या तुम समझ रहे हो कि तुम क्या कह रहे हो? सू यून की भड़क उठी जब उसने वू मेंगजी को जिया हाओ की ओर इशारा करते देखा। तुम्हें लगता है कि मुझे कोई शर्म नहीं है, या तुम मुझे कोई छोटा चोर समझते हो जो तुमसे हार चुरा लेगा? 1 मिलियन युआन मेरे लिए कुछ भी नहीं है। कौन जानता है, यह एक बहुत ही दुर्लभ सेट है। वू मेंगजी ने नाक सिकुड़ी। शायद तुम्हारी नज़र इस पर है, और अमीर होने का मतलब यह नहीं है कि तुम चोरी नहीं कर सकते। तुम्हें पता है क्या? जिया हाओ आगे बढ़ा और उसने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रख लिए। आंटी, वो सही कह रही हैं। स्थिति को उलझाने के बजाय उसे स्पष्ट करना बेहतर है। मिस्टर डोंग, लेकिन मैं आपके विचार सुनना चाहूँगा। मिस्टर डोंग ने अपने दांत भींचे। अगर वह सहमत होता है, तो इसका मतलब है कि उसे सू युनकी और यहाँ मौजूद दूसरे मेहमानों पर शक है। लेकिन अगर वह सहमत नहीं होता है, तो इसका मतलब होगा कि वह चोर को बेखौफ छोड़ रहा है। मिस सू, मैं इस असुविधा के लिए माफ़ी चाहता हूँ। हालांकि मैं आपका पस चेक करने की अनुमति मांगूंगा। सू युनकी ने गहरी सांस लेते हुए अपने दांत भींचे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे यहाँ ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अचानक उसके कंधे पर एक हथेली दिखाई दी, जिससे वह चौंक गई। सब ठीक है आंटी सू, बस आराम करो और शो का आनंद लो, ठीक है? जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए पस पकड़ा और मिस्टर डोंग की ओर बढ़ा। यहाँ पस लो और इसे चेक करो। जिया हाओ ने इसे बेपरवाही से संभाला। मिस्टर डोंट के सचिव ने आगे बढ़ते हुए सिर हिलाया। पस खोलकर उसने ध्यान से अंदर देखा। यह क्या है? तुम्हारा हाव भाव यह अच्छा नहीं लग रहा है। वू मेंगजी ने उत्सुकता से आगे बढ़ते हुए कहा। क्या तुम क्यों नहीं बताती? अच्छा, सचिव ने कंधे उचका दिए। कोई हार ही नहीं है। क्या? वू मेंगजी दंग रह गई। यह असंभव है। मेरा हार ही होना चाहिए। वू मेंगजी ने पस छीनते हुए चिल्लाया। उल्टा पलटते हुए सू युनकी के कार्ड, मेकअप और कुछ अन्य सामान गिर गए। हालांकि किसी भी हार का कोई निशान नहीं था। क्या चौंक गए? जिया हाओ ने ठंडी मुस्कान दी। सब देख सकते हैं, कोई हार नहीं है। हालांकि मुझे आश्चर्य है कि आंटी वू को इतना भरोसा क्यों था कि हार इस पस के अंदर है। आंटी वू, क्या आप कुछ छिपा रही हैं? मैं क्यों छिपाऊंगी? वू मेंगजी ने खुद को संभालते हुए एक कदम पीछे लिया। मैं बस। अच्छा, क्या हम आपका पस चेक करें? वू मेंगजी के कुछ प्रतिक्रिया देने से पहले ही जिया हाओ ने उसका पस छीन लिया था। अच्छा, मुझे आश्चर्य है कि मुझे यहाँ क्या मिलेगा। ओह! वू मेंगजी को कुछ अशुभ महसूस हुआ। तुम मेरा पस क्यों पकड़ रही हो? इसे वापस दे दो। ठीक है, ये लो, इसे ले लो। जिया हाओ ने पस वू मेंगजी को दे दिया। लेकिन अचानक एक छोटी सी आवाज के साथ पस से एक हार गिर गया। कौवे चुप हो गए क्योंकि सभी ने इसे देखा। क्या यह नहीं है?
वह पेंडेंट जो चोरी हो गया था। हे भगवान, ये तो हमेशा से उसके पास था। वू मेंगजी की आंखें लगभग बाहर निकल आईं जब उसने ये देखा। असंभव, ये कैसे संभव है? वू मेंगजी चिल्लाए, यू, तुमने धोखा दिया। हाँ, ये किसी तरह की चाल होनी चाहिए। तुम क्यों सोचते हो कि यह एक चाल है? जिया हाओ ने अपनी भौं उठाते हुए हंसते हुए कहा, क्योंकि यह सु युनकी के पस के अंदर होना चाहिए था। एक सामान्य कहावत की तरह, ऐसी कोई पार्टी नहीं होती जो बिना किसी तरह के ड्रामे के हो। जिया हाओ पहले से ही अनुमान लगा सकती थी कि वू मेंगजी ने किसी व्यक्ति को चुपके से हार लेने और सु युनकी को फंसाने के लिए रिश्वत दी है। शायद उसी ने सु युनकी के कपड़ों पर ड्रिंक गिरा दी थी। जब सु युनकी वॉशरूम में अपने कपड़े साफ कर रही थी, तो लड़की ने चुपके से सु युनकी के पस में हार रख दिया। एक आदर्श महिला नायक की तरह, सु युनकी ने अपने पस में हुए बदलावों को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया, न ही उसने किसी कारण से इसे एक बार फिर खोला। अगर सब कुछ सामान्य रूप से होता, तो हर सु युनकी के पस में पाया जाता। भले ही बहुत से लोग यह नहीं मानते कि सु युनकी ही चोर है, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा पर शायद दाग लग जाए। आखिरकार, एक बार जब कोई गपशप शुरू होती है, तो वह जंगल की आग की तरह फैलती है। वू मेंगजी ने इस मौके का इस्तेमाल आग को हवा देने और सु युनकी को और भी नीचे गिराने के लिए किया होगा। चक, ऐसे प्लॉट कौन लिख रहा है? मैं भी इससे बेहतर लिख सकता हूँ। वू मेंगजी को देखते ही जिया हाओ को मजा आ गया। शुरू में उसे सु युनकी के पस में हार मिल ही गया था। हालांकि उसने जल्दी से उसे अपने चमत्कार के बर्तन में रख दिया। उसके बाद जब उसने वू मेंगजी के पस की जांच की, तो उसने अपने हाथों से हार को नीचे गिरा दिया। इस तरह सभी ने वू मेंगजी के पस से हार को गिरते हुए देखा। अच्छा, मुझे लगता है कि हमने आखिरकार चोर को ढूंढ लिया। वू मेंगजी को देखते ही जिया हाओ का लहजा व्यंग्यात्मक था। आंटी वू, शायद अब तुम बहुत बूढ़ी हो गई हो। क्या तुम्हें डिमेंशिया की जांच नहीं करवानी चाहिए? मेरा विश्वास करो आंटी वू, यह एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। क्या होगा अगर तुम दूसरी चीजें भूलने लगोगी? यू, कमीने, तुम मुझे फंसाना चाहती हो। वू मेंगजी ने अपनी आवाज दबाते हुए गुर्राहट की। क्या मुझे तुम्हें फंसाने की जरूरत है? जिया हाओ ने कंधे उचका दिए। तुमने अपना अपराध पहले ही स्वीकार कर लिया है, आंटी वू। यू, कौन सी कुतिया इतनी जोर से चिल्ला रही है? मेरी चूक तो डर रही है। जिया हाओ ने पलटकर देखा और एक अधेड़ उम्र की महिला को अपनी बाहों में एक काली बिल्ली पकड़े हुए उनकी ओर आते देखा। उसके पीछे दो लंबे और युवा अंगरक्षक थे। सु युनकी की आंखें चमक उठी जब उसने देखा कि यह कोई और नहीं बल्कि रेन जियुई था। बूढ़े डोंग, तुम क्या कर रहे हो? अगर आप इस पार्टी में ऐसे लोगों को रखते हैं, तो हमें जाने दें। मिस्टर डोंग ने वू मेंगजी की ओर देखते हुए झट से कहा। मिस वू, हम यहाँ कोई ड्रामा नहीं चाहते। कृपया यहाँ से चले जाएं। क्या मतलब है तुम्हारा? वू मेंगजी की अभिव्यक्ति लड़खड़ा गई। मैं भी एक सम्मानित अतिथि हूँ। आप मुझे ऐसे ही बाहर नहीं निकाल सकते। मिस वू, क्या आप पुलिस को बुलाना चाहेंगी? मुझे लगता है कि अगर वे जांच करेंगे, तो वे सब कुछ बता देंगे। मिस्टर डोंग का स्वर ठंडा हो गया। जिया हाओ ने वेट्रेस को देखा और मुस्कुराए। पुलिस का इंतजार क्यों करें? अगर आंटी वू को कठिन तरीका पसंद है, तो मेरे पास दूसरे तरीके भी हैं। वेट्रेस ने अचानक सभी की नजरें महसूस की और वह घुटनों के बल गिर गई। ये वू मेंगजी थी, वेट्रेस ने जल्दी से कहा। उसने मुझे मिस सू के पस में हार डालने के लिए 10,000 युआन दिए। मैं निर्दोष हूँ। जिया हाओ ने ये सुनकर कंधे उचका दिए। ये तो बोरिंग था। उसने बहुत आसानी से सब कुछ बता दिया। यू, कुतिया, तुमने झूठ बोलने की हिम्मत की। वू मेंगजी ने वेट्रेस की ओर दौड़कर उसे थप्पड़ मारने की कोशिश की। तुम बेकार के किसान हो। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बदनाम कर सकते हो? वू मेंगजी, श्री डोंग के चेहरे पर गुस्से की भावना थी और वह चिल्लाया। गार्ड, इस पागल औरत को घसीटकर बाहर फेंक दो। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। सु युनकी, तुम मुझे जानती हो, है न? मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? वू मेंगजी ने पलटकर सु युनकी को देखा। कोई हमारी दोस्ती में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। ओह, क्या ऐसा है? सु युनकी की आवाज शांत थी। दुर्भाग्य से, मुझे लगता है कि वह व्यक्ति सफल हो गया है, वू मेंगजी। क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी दोस्त नहीं मानता। उफ, इस कुतिया को देखकर ही मेरा मूड खराब हो रहा है। रान जियू ने अपनी बिल्ली को सहलाते हुए कहा। यहाँ तक कि बिल्ली भी वू मेंगजी की बकवास पर नाक भान सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक पाई।
जैसे ही सुरक्षा गार्ड आए, वो मेंगजी के चेहरे पर कुचले हुए बैंगन जैसी बदसूरती आ गई। नहीं, मैं अपराधी नहीं हूँ, सू युनकी, तुम कुतिया हो। दुर्भाग्य से उसकी आवाज़ जल्द ही फीकी पड़ गई क्योंकि उसे बाहर घसीटा गया। मी डोन खड़े हुए और झुके। सब लोग, मैं अब जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। मैं गारंटी देता हूँ कि अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे भी, हम चैरिटी नीलामी का दूसरा चरण शुरू क्यों न करें? जिया हाओ सू युनकी के पास लौटी और उसे देखकर मुस्कुराई। अच्छा, आंटी सू, मैंने सब कुछ संभाल लिया, है न? हाँ हाँ, बेशक, तुमने संभाला। सू युनकी ने गहरी सांस लेते हुए आह भरी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना नीचे गिर जाएगी। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अपने दिल में दोष मत लो, युनकी। रान जियो उनके पास चली गई और उसने अपना सिर हिलाया। गंदी बातें करने वाले लोग गंदी बातें ही करते हैं। ये तुम्हारी गलती नहीं है कि उन्होंने वही किया जो उनके स्वभाव में है। हाँ हाँ, मिस रान सच कह रही हैं, जिया हाओ ने हंसते हुए कहा। देखा, आंटी सू, ये तुम्हारा दोष बिल्कुल नहीं है। क्या अच्छा लड़का है। रान जी युए खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। तो, तुम जिया हाओ हो, हम। बुरा नहीं है, तुम असल में और भी सुंदर दिखते हो। जिया हाओ ने रान जी युए को देखा और अपनी मुट्ठी बंद कर ली। तुम भी सुंदर दिख रही हो, मिस जी युए। अगर तुम 20 साल छोटी होती तो मैं तुम्हारा दीवाना हो जाता। क्यों, क्या मैं अब सुंदर नहीं दिख रही हूँ? रान जी युए ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए नाराजगी भरी आवाज में पूछा। मिस रान, तुम अभी भी थोड़ी बूढ़ी हो। जिया हाओ हल्के से मुस्कुराए। और मुझे लगता है कि तुम अपनी त्वचा का ऑपरेशन करवाने के बजाय सिर्फ नियमित मेकअप का इस्तेमाल करती हो। इसके बावजूद, तुम अभी भी सुंदर दिखती हो। हाँ हाँ हाँ, तुम बहुत ईमानदार हो, है न? रान जी युए ने अपनी बाह में बिल्ली को सहलाते हुए आह भरी। ज्यादातर लोग मुझे सिर्फ आंटी कहते हैं या जो मेरी चापलूसी करना चाहते हैं वे मुझे सदाबहार महिला कहते हैं। लेकिन तुमने मुझे सच बताया, भले ही सूक्ष्म तरीके से। कोई आश्चर्य नहीं कि युनकी तुम्हें पसंद करती है। ओह! जिया हाओ ने अपनी भौहें उठाईं और पीछे मुड़कर सू युनकी को देखा। सू युनकी के गाल लाल हो गए और वह हकलाने लगी। मिस रान, आप क्या कह रही हैं? ओह, मुझे लगता है कि मेरी जुबान फिसल गई। उद्धरण चिन्ह। रान जीयू ने हंसते हुए कहा। हाँ, शुक्रिया, हाओ प्र। सू युनकी जिया हाओ के पास गई और उसके बालों को सहलाते हुए स्नेह भरे लहजे में बोली। लेकिन तुम बहुत चालाक हो, हम। तुम मुझे पहले ही बता सकती थी। लेकिन तुमने उसे अपमानित करना चुना। अच्छा, क्या तुम नहीं जानती? जिया हाओ मुस्कुराए। बदला एक ऐसी चीज है जो ठंडे दिमाग से ली जाती है। मुझे वह महिला बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे ऐसा लगा जैसे वह एक लकड़बग्घा है जो उसी क्षण तुम्हें धोखा दे देगी जब तुम उससे मुंह मोड़ोगे। तुम अपने तरीके से बहुत निर्दयी हो। मुझे ये पसंद है। रान जीयू ने हंसते हुए जिया हाओ की ओर चलते हुए कहा। क्या तुम मेरे साथ एक ड्रिंक लेना चाहोगी? हो, मुझे आश्चर्य है कि क्या मिस रान सिर्फ एक ड्रिंक मांग रही है। प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जिया हाओ की आंखें सिकुड़ गईं और वह हंस पड़ा। अरे, तुम्हें क्या लगता है शराब पीने के अलावा कुछ और होगा? रान जीयू ने जिया हाओ की ओर देखते हुए अपनी भौं उठाई। मैं बहुत उत्सुक हूँ। ऐसा लगता है कि तुम मुझे जानती हो। क्या तुम सच में 19 साल की बदमाश हो? ठीक है, मैं तुम्हारी चापलूसी स्वीकार करूंगा, मिस रान। जिया हाओ मुस्कुराए। मैं महिलाओं के बारे में बहुत जानकार हूँ, खासकर अगर वे सुंदर और सफल हों। हाँ, ढीठ बदमाश। रान जीयू हंसा। तुम मुझे आंटी रान कह सकते हो, आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन, जब से तुम मुझे जानते हो, शर्माओ मत। उसने जिया हाओ को अपने दांत दिखाए। मैं तुम्हें नहीं काटूंगी। ठीक है, आंटी रान, तुम्हारे पास पहले से ही शराब पीने वाले 2 साथी हैं। जिया हाओ ने रान जीयू के पीछे खड़े अंगरक्षकों को देखा। जिया हाओ और रान जीयू के बीच बातचीत सुनकर सू युनकी शर्माए बिना नहीं रह सकी। उम्र के अंतर के बावजूद, दोनों ने स्वाभाविक रूप से बातचीत की, एक दूसरे पर यौन व्यंग्य फेंके। लेकिन, मिस रान, मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ मिनट हैं? मेरे पास तुम्हारे लिए एक व्यवसाय योजना है। हाँ, मुझे दिलचस्पी है। ये किस बारे में है? रान जीयू ने जिया हाओ को देखा और पूछा। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे 20 साल छोटे दिखने पर तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊंगी? जिया हाओ मुस्कुराए। क्या होगा अगर यह सच में हो जाए? क्या होगा अगर कोई चमत्कारी दवा है जिसका इतना चमत्कारी असर हो? ये सुनते ही रान जीयू की आंखें झुक गईं। बेटा,
तुम बहुत हिम्मत से बोल रहे हो। कोई चमत्कारी दवा जो मुझे 20 साल छोटा दिखा सकती है। जिया हाओ की बातें सुनकर सू युनकी भी दंग रह गई। हाओ ये कैसे संभव है? और अगर कोई रसायन त्वचा को फिर से जीवंत कर सकता है तो भी उसके दुष्प्रभाव गंभीर हो सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि ऐसी दवाएं मौजूद नहीं हैं। रान जीयू ने अपना सिर हिलाया। लेकिन इतना बढ़िया असर वाली दवा बहुत दुर्लभ होगी, जैसे पत्थरों के ढेर में इंपीरियल ग्रीन जेड मिलना। लेकिन कम असर वाली प्राचीन दवाएं मौजूद हैं। लेकिन इनका उत्पादन बहुत सीमित है और एक बार इस्तेमाल के बाद इनका असर भी कम हो जाता है। क्या ये सच है? सू युनकी दंग रह गई। एक ऐसी दवा जो किसी को जवाब बना दे। ये वाकई कमाल की लगती है। हे, मुझे पता है कि इस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ऐसी चीज भी होती है। रैन जीयू ने पुरानी यादों में हंसते हुए कहा, क्योंकि मैंने एक बार ऐसा कुछ खाया था। आंटी रैन बहुत जानकार हैं। ये सच है कि ऐसी दवाएं दुर्लभ हैं। जिया हाओ मुस्कुराए। लेकिन हाल ही में हमने कुछ नई प्राचीन जड़ी बूटियां खोजी हैं जो ऐसे असर दिखाती हैं। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि मिस रैन हमारा समर्थन करेगी। हाँ, बिल्कुल, रैन जीयू हंसी। अगर ऐसी कोई चीज मौजूद है तो मैं आपको वो सब कुछ दूंगी जो आप चाहेंगी, ताकि मैं उसे पा सकूं। आंटी रैन, इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। मुझे बस आपका समर्थन चाहिए। उसके बाद मैं व्यक्तिगत रूप से आपको उस दवा का एक विशेष बैच दूंगा। ठीक है, मैं इस सौदे से सहमत हूँ। रान जीयू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, युवा होना अच्छा है न? मुझे नहीं पता कि आपको इतनी कम उम्र में ऐसा विचार आया। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं आखिरकार एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ। जिया हाओ ने हंसते हुए कहा। सू युनकी, आप वास्तव में ऐसे सौतेले बेटे को पाकर धन्य हैं। क्या ये सही है? रान जीयू ने शर्मीली मुस्कान के साथ पूछा। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं, या मुझे उसका भतीजा कह सकते हैं। जिया हाओ हल्के से हंसी। लेकिन कुछ भी इस तथ्य को नहीं बदल सकता कि मैं उससे प्यार करता हूँ। जिया हाओ की बात सुनकर सू युनकी के गाल लाल हो गए। रान जीयू ने भी अपनी भौहें ऊपर उठाईं। ओह, मेरा विश्वास करो जिया हाओ, तुम्हारी माँ भी तुमसे बहुत प्यार करती थी। क्या ऐसा है? जिया हाओ ने सू युनकी की ओर देखा। माँ, तुम क्या कहती हो? हे भगवान, जिया हाओ, तुम मुझे बहुत परेशान कर रही हो। जिया हाओ द्वारा उसे माँ कहने पर सू युनकी ने अपने गाल रगड़े। मेरा मतलब है, तुमने पहले कहा था कि मैं तुम्हें माँ कह सकता हूँ। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए कंधे उचका दिए। लेकिन युनकी, क्या तुमने कभी कुछ नहीं सोचा? रान जीयू ने मैचमेकर की भूमिका निभाने का फैसला किया। तुम और जिया हाओ साथ में बहुत अच्छे लगते हो। क्या मतलब है तुम्हारा? सू युनकी ने रान जीयू को न समझने का नाटक किया। मेरा मतलब है, वह सुंदर, बुद्धिमान, देखभाल करने वाला है। रान जीयू ने अपनी उंगलियां गिनी। एक शरारती बच्चा भी है। लेकिन वह अभी भी मेरा सौतेला बेटा है। सू युनकी ने धीमी आवाज में कहा। खून का रिश्ता नहीं है न? मिस रान। सू युनकी अपने पैरों को पटकने से खुद को रोक नहीं पाई क्योंकि उसे लगा कि उसका शरीर गर्म हो रहा है। अचानक जिया हाओ ने उसकी कमर को अपनी बाहों में लपेट लिया और उसने अपना सिर हिलाया। आंटी रान, मैं तुम्हें मेरी माँ को तंग नहीं करने दूंगा। वह आसानी से घबरा जाती है। ओह माय, एक शूरवीर जो चमकते कवच में है। रान जीयू हंसा। ठीक है, मैं तुम्हें अब और तंग नहीं करूंगा। लेकिन तुम जानते हो क्या, अगर मैं अपनी राय दूं? रान जीयू ने कंधे उचका दिए। भाड़ में जाए समाज, दूसरे क्या सोचते हैं, इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा करने का मन है तो बस करो। जब तक कोई चीज दूसरों को सक्रिय रूप से नुकसान नहीं पहुंचा रही है, तब तक इस दुनिया में कोई पाप नहीं है। सू युनकी का दिल धड़क उठा जब उसने रान जीयू के शब्द सुने। वह समझ गई कि रान जीयू उसे अपनी कल्पना में लिप्त होने के लिए सूक्ष्मता से कह रही है। लेकिन क्या ऐसा करना सही है? उसने अपने होठों को काटा और अपने मन में चल रहे बेतरतीब विचारों को दबाने की कोशिश की। जिया हाओ खुद को रोक नहीं पाए और चुपके से रान जीयू को अंगूठा दिखा दिया। ठीक है, आंटी रान, चूंकि आपने मेरी मदद की है, तो मैं भी क्यों न, क्या तुम मेरी मदद करोगे? जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। सनशाइन यूनिवर्सिटी, वहाँ के पास एक केयर बहुत लोकप्रिय है। तुम्हें वहाँ नियमित रूप से जाना चाहिए। कौन जानता है, शायद तुम्हें अपनी पसंद का कोई आदमी मिल जाए।
जिया हाओ की बात सुनकर रान जीयू की आंखें चौड़ी हो गईं। अरे, तुम पहले से ही इस बूढ़ी औरत के लिए मैचमेकर का काम करने की कोशिश कर रहे हो। कितना बढ़िया है। क्या तुम मेरे लिए भी ऐसा नहीं कर रहे हो? मेरा एहसान चुकाना ही सही है। जिया हाओ मुस्कुराए। हे भगवान, तुम दोनों मुझे पागल कर दोगे। सु युनकी ने मुंह बनाया क्योंकि वह अस्पष्ट बातचीत को समझ सकती थी। बहुत अच्छा, ब्रैट, मैं इसे याद रखूंगी। रान जीयू जाने के लिए मुड़ी। मुझे चमत्कारिक दवा के बारे में अपडेट रखना मत भूलना। चिंता मत करो, आंटी रान। मैं जल्द से जल्द तुम्हें रिपोर्ट करूंगी। जिया हाओ हंसी। अब क्या तुम मुझे जाने दोगे? सु युनकी ने जिया हाओ की ओर देखा। क्यों, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया, माँ? जिया हाओ ने उसकी कमर पर हाथ रखा। बस घर पहुंचने तक इंतजार करो। तुम्हें सजा मिलने वाली है। सु युनकी ने गुस्से का दिखावा करते हुए मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। अगली वस्तु, ये 9 रत्न कंगन की एक जोड़ी है। यह एक प्राचीन शाही वस्तु है जिसका इस्तेमाल एक शक्तिशाली महारानी करती थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें 9 अलग अलग रत्न हैं और कंगन सोने से बना है। कीमत शुरू होती है 10 मिलियन। जिया हाओ ने सहजता से कहा, जिससे सभी दंग रह गए। हाओ तुम क्या कर रही हो? सु युनकी हैरान रह गई। अच्छा, ये तुम्हारे लिए है, आंटी सु। जब लोगों ने देखा कि बोली की कीमत एक साथ 10 मिलियन से शुरू हो रही है, तो वे दंग रह गए। जिया हाओ बेपरवाही से वहीं बैठी रही, क्योंकि पूरी जगह खामोश हो गई थी। नंबर 21 ने 10 मिलियन की शानदार राशि के साथ बोली शुरू की है। क्या कोई बोली बढ़ाना चाहता है? नीलामीकर्ता के चेहरे पर चमक आ गई जब उसने अपने चारों ओर देखा। कोई है। घड़ी टिक टिक कर रही है। जिया हाओ को देखते ही सु युनकी की सांसें तेज हो गईं। हाओ उनके लिए 10 मिलियन। शश। जिया हाओ ने धीरे से उसके कोमल होंठों पर अपनी उंगली दबाई, उसे धीरे से चुप कराया। आंटी सु, मुझे अभी एहसास हुआ कि मैंने आपको कभी भी उचित उपहार नहीं दिया है। तो मुझे इस मौके का उपयोग करने दे, ठीक है? सु युनकी ने जिया हाओ को अपने ऊपर हावी होते देखकर प्यारी सी मुस्कान बिखेरी। हालांकि उसे अपने दिल में एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। ठीक है, महारानी का कंगन बिक गया है। बोली लगाने वाले नंबर 22 को इसे पाने के लिए बधाई। कुछ ही देर बाद जिया हाओ ने कंगन अपने हाथों में ले लिए। जैसे ही सु युनकी ने अपना कार्ड निकालने का फैसला किया, जिया हाओ ने उसे रोक दिया। आप क्या कर रही हैं, आंटी सु? यह मेरा आपके लिए उपहार है, इसलिए यह उचित होगा कि मैं इसे अपने पैसे से खरीदूं। हाओ ये 10 मिलियन युआन है। ये सुनते ही सु युनकी की आंखें चौड़ी हो गईं। आप खुद 10 मिलियन का भुगतान करना चाहते हैं? हे, इसमें क्या समस्या है? आपको नहीं लगता कि मैं इतना कमा सकता हूँ? जिया हाओ ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। मेरा यह मतलब नहीं था। सु युनकी ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। लेकिन फिर भी, भले ही आपके पास पैसे हों, आप उन्हें क्यों नहीं बचाते? तारांकन डिंग। तारांकन। जिस क्षण सु युनकी ने बोलना समाप्त किया, जिया हाओ ने लापरवाही से अपना कार्ड स्वाइप किया, जिससे मशीन हरी हो गई। मुस्कुराते हुए उसने कंगन लिए और सु युनकी को भेंट किए। यू अवाक महसूस करते हुए सु युनकी ने केवल आह भरी, कुछ और कहने में असमर्थ। ठीक है, जब आपने उन्हें मेरे लिए खरीदा है, तो आप उन्हें मेरी बाह पर भी क्यों नहीं पहनाते? हो, आपकी सेवा में, मेरी महारानी। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए सु युनकी की बाहें पकड़ी और धीरे धीरे उन पर कंगन पहनाए। सु युनकी जिया हाओ की कोमलता को महसूस कर सकती थी क्योंकि सोने की ठंडी सतह उसकी कलाई पर जकड़ी हुई थी। 9 अलग अलग रत्न मंद रोशनी के साथ चमक रहे थे, जिससे वे मंत्रमुग्ध लग रहे थे। सु युनकी खुद को उनसे एक अजीब आकर्षण महसूस करने से नहीं रोक पाई। वे बहुत सुंदर लग रहे हैं। वे आप पर सूट करते हैं। हाँ, जिया हाओ ने हंसते हुए कहा। क्या आपको नहीं लगता कि मेरा फैशन सेंस बहुत बढ़िया है, आंटी सु? ओह, मुझे लगा कि अब से आप मुझे माँ कहना चाहेंगी। सु युनकी ने अपने होंठ सिकुड़े। मैं कर सकती हूँ। जिया हाओ ने अपनी भौहें उठाई और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। मैं कर सकती हूँ, लेकिन क्या मुझे करना चाहिए, माँ? अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए सु युनकी जिया हाओ के चेहरे पर शरारती चमक देख सकती थी, जिससे वह शर्मा गई। उसके माथे पर अपनी उंगली फेरते हुए उसने जिया हाओ को डांटा। तुम क्या सोच रहे हो? फिर से कुछ शरारती बातें? मैं क्या कर सकता हूँ, माँ? जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मैं खुद को रोक नहीं पाता। सु युनकी ने अपना चेहरा रगड़ा क्योंकि वह अपने शरीर पर शर्माहट महसूस कर सकती थी।
जिया हाओ ने उसे और तंग न करने का फैसला किया क्योंकि उसका ध्यान फिर से नीलामी पर चला गया। देवी और सज्जनों, ये हमारी अंतिम 2 वस्तुओं में से एक है। देखो, तांग बुयू की एक पेंटिंग। जैसे ही कपड़ा उठाया गया, एक प्राचीन पेंटिंग सभी के सामने आई। इसमें एक महिला को नदी के किनारे बैठे हुए दिखाया गया था, जो एक पेड़ की गिरती पत्तियों का आनंद ले रही थी। दूर से एक आदमी खड़ा था, जो महिला को देख रहा था और उसे पेंटिंग के लिए संदर्भ के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। हमारे मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा सत्यापित, ये तांग बुयू की प्रामाणिक कलाकृति है। इसका नाम द लेडी ऑफ द रिवरसाइड विलेज है। एक उल्लेखनीय पेंटिंग और तांग बुयू की केवल कुछ बची हुई पेंटिंग्स। बोली की कीमत 3 मिलियन युआन से शुरू होती है। 5 मिलियन, 6 मिलियन, 20 मिलियन। जिया हाओ ने बस बोली को शांति से बढ़ा दिया, जिससे कौवे एक बार फिर से अचंभित हो गए। 25 मिलियन, 50 मिलियन। सु यून की लगभग जिया हाओ की बोली एक बार में 50 मिलियन युआन तक पहुंचते ही वह अपनी सीट से उछल पड़ी। हाओ हाओ तुम क्या कर रहे हो? सु यूनकी ने दबी हुई आवाज में पूछा। 50 मिलियन, सिर्फ एक पेंटिंग के लिए? वह पेंटिंग बहुत अनोखी है, माँ। जिया हाओ मुस्कुराए। इसके अलावा मेरे बैंक खाते में बहुत ज्यादा पैसे हैं। जिया हाओ की बातें सुनकर सु यूनकी अवाक रह गई। हालांकि वह जानती थी कि जिया हाओ एक गैर जिम्मेदार बच्ची नहीं है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। जिया हाओ की आंखें पेंटिंग को देखते ही चमक उठी। रिवरसाइड विलेज की महिला, प्राचीन राजवंश के एक प्रसिद्ध कलाकार तांग बुयू द्वारा बनाई गई पेंटिंग। ये चित्र उनके कलात्मक कौशल से धन्य है। डिंग, दूसरी दुनिया के ज्ञान का स्रोत पता चला। ये पेंटिंग अर्बन फैंटेसी गेम में देर से आने वाली है। शायद ये खूनी हत्या का रास्ता था। इसे रखने से खिलाड़ी सीधे पेंटिंग पेशे को प्राप्त कर सकता है। हे, मुझे लगता है कि मैं इसे यहाँ पर लूंगा। जिया हाओ ने पेंटिंग को देखते हुए अपनी हथेलियां रगड़ी। चूंकि उसने बोली को 50 मिलियन तक बढ़ा दिया था, इसलिए किसी ने भी बोली को आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। ठीक है, ये पेंटिंग बोलीदाता नंबर 22 को जाती है। बधाई। नीलामीकर्ता ने हथौड़ा पटक दिया, जिससे पता चला कि पेंटिंग बिक गई है। कुछ ही देर बाद जिया हाओ के हाथ पेंटिंग लग गई। बहुत प्राचीन, लेकिन पेंटिंग अच्छी तरह से संरक्षित है। सु यूनकी ने अपनी राय दी। आप क्या सोचते हैं, माँ? इसे विज्ञापन के रूप में क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाए? जिया हाओ ने हंसते हुए कहा। इस महिला को देखा, आप इस थीम पर कुछ बढ़िया जेड ज्वेलरी बना सकते हैं। मुझे लगता है कि बाजार इसे पसंद करेगा। नदी के किनारे के गांव की महिला की थीम। सु यूनकी का दिमाग घूम गया और उसने अपनी ठुड्डी को रगड़ा। दिलचस्प, सादगी को दर्शाती विलासिता। यह अच्छा काम करेगा। जैसा कि अपेक्षित था, तुम्हें हर जगह अवसर मिलते हैं। हम। सु यूनकी जिया हाओ के गाल पर चुटकी लिए बिना नहीं रह सकी। तुम्हारे लिए सब कुछ, माँ। हमारा अंतिम आइटम, आधुनिक समकालीन कला का एक बेहतरीन नमूना। यह एक काला कैनवास था, जिस पर कुछ टॉयलेट पेपर लटक रहे थे। कैनवास के बाहर कुछ टॉयलेट पेपर लटक रहे थे, जो फटे हुए दिख रहे थे। इसे देखकर हर कोई दंग रह गया। इसे द सोरो कहा जाता है, जिसे एक आधुनिक कलाकार ने बनाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कोई भी इसके नाजुक फ्रेम के भीतर मौजूद उग्र भावना को महसूस कर सकता है। हे भगवान, कला का ऐसा नमूना, सच में नाम के अनुरूप। दिलचस्प, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसे यहाँ देखूंगी। जिया हाओ ने हैरान भाव से सु यूनकी को देखा। माँ, मुझे बताओगी कि इसमें इतना अच्छा क्या है? ओह, मुझे नहीं पता। सु यूनकी ने कंधे उचका दिए। लेकिन तुम्हें इसमें कुछ दिलचस्पी दिखानी होगी, है न? मुझे नहीं पता कि मैं इस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग योजना में कुछ दिलचस्पी दिखाता हूँ या नहीं। जिया हाओ ने अपने होठों को सिकोड़ लिया। गहन पूछताछ के बाद और अपने ऋषि की दिव्य आंखों का पूरा उपयोग करते हुए जिया हाओ को आखिरकार शिल्प कला के टुकड़े के पीछे की कहानी समझ में आ गई। काले कैनवास ने दुनिया की निराशा को दिखाया और सफेद टॉयलेट पेपर ने आशा के धागे दिखाए। जहां तक कैनवास के बाहर लटकते टॉयलेट पेपर के फटे हुए हिस्से की बात है, तो ये दुनिया के उन बदकिस्मत लोगों को दिखाता है जो टॉयलेट पेपर भी नहीं खरीद सकते। एक ऐसी विश्वसनीय और कलात्मक अमूर्त कला, ये केवल अमीर और परिष्कृत लोगों को ही आसानी से आंसू में डुबो सकती है। लगता है कलाकार को बिडेट या हैंड वाइप्स के बारे में नहीं पता। जिया हाओ ने मन ही मन बुदबुदाया। 10 मिलियन, 30 मिलियन, 60 मिलियन, 100 मिलियन। ये रही मनी लॉन्ड्रिंग योजना, पूरी तरह से सफेद और कानूनी। जिया हाओ ने आह भरी।
वाह, ये सोचना कि यह 100 मिलियन तक पहुंच जाएगा। सू युनकी ने ठहाका लगाया। लेकिन चिंता मत करो हाओ र, तुम्हें कम से कम एक प्रामाणिक कृति तो मिली। मैं ठीक हूँ माँ, जिया हाओ ने ठहाका लगाया। नीलामी समाप्त होते ही जिया हाओ और सू युनकी बाहर चले गए। सू युनकी ने सहज रूप से जिया हाओ की बाह में अपना हाथ जकड़ लिया। ठीक है माँ, तुमने भोज में ज्यादा कुछ नहीं खाया, क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही है? जिया हाओ ने उसके हाव भाव की सराहना की। ओह, मैं खाना चाहती थी, लेकिन वो मेंगजी ने जो किया उसके बाद मेरी भूख मर गई। सू युनकी ने आह भरी। यह नहीं चलेगा, क्यों ना हम कुछ असली खाना खाएं? स्टॉल अब खुले होंगे, जिया हाओ ने प्रस्ताव रखा। कुछ डीप फ्राइड बन या मटन स्क्यू स्टिक, या मसालेदार सॉस और चावल के कटोरे के साथ ग्रिल्ड पोर्क बेली के बारे में क्या ख्याल है? हे भगवान, हाओ र, तुम सच में मेरी भूख को कैसे जगाना जानते हो? सू युनकी ने उसे चंचलता से धक्का दिया। ठीक है, चूंकि तुमने इतना कुछ कहा है, इसलिए मैं तुम्हें तब तक नहीं जाने दूंगी जब तक तुम मुझे ये सब नहीं खिला देते। तो चढ़ जाओ। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए सू युनकी के लिए कार का दरवाज़ा खोला। मैं तुम्हें बढ़िया सिचुआन व्यंजन खिलाने का वादा करता हूँ। हाँ, तो आगे चलो, मेरा पेट पहले से ही बड़बड़ा रहा है। सू युनकी जिया हाओ की कार में बैठ गई और वे दोनों चले गए। जिया हाओ की ड्राइविंग सहज थी क्योंकि वह ट्रैफिक में आसानी से गाड़ी चला रहा था। कुछ ही देर बाद वे फूड स्ट्रीट पर पहुंच गए, जहां कई तरह की चीजें बेचने वाले कई स्टॉल थे। फ्राइड चिकन, मीठी और मसालेदार चटनी के साथ फ्राइड चिकन, मटन स्क्यूअर, हमारे सबसे ज्यादा बिकने वाले मटन स्क्यूअर आजमाएं। मैं चावल के साथ पोर्क बेली बीबीक्यू लूंगा। 2 सर्विंग। सू युनकी ने इधर उधर देखा और देखा कि जिया हाओ ऑर्डर दे रही है। जिया हाओ ने उसकी मुस्कान देखी। क्या है माँ, तुम्हें कुछ और चाहिए? नहीं, मैं बस कुछ सोच रही थी। सू युनकी ने अपने गालों को रगड़ा। मैं बस सोच रहा था, स्ट्रीट फूड खाने आए हुए काफी समय हो गया है। कभी कभी लेन और जिन इसे लाते हैं, लेकिन अगर आप इसे वही नहीं खाते हैं तो कोई मज़ा नहीं है न? हाँ, आप वास्तव में अपनी बात जानती हैं माँ, जिया हाओ ने ठहाका लगाया। जैसे ही उनकी बारी आई, जिया हाओ ने सू युनकी को एक कटोरा दिया और खुद के लिए एक ले लिया। जले हुए पोर्क बेली से धुआं निकल रहा था, मसालेदार सुगंधित सॉस के साथ आसानी से किसी के मुंह में पानी आ सकता था। हफ, ये बहुत गर्म है। धैर्य रखें माँ, खाना कहीं नहीं जा रहा है। जिया हाओ ने सू युनकी को देखा और अपना सिर हिलाया। यहाँ, मैं तुम्हें खिलाता हूँ। हाओ र, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। सू युनकी ने मुंह बनाया जब उसने जिया हाओ को पोर्क बेली उड़ाते और उसे खिलाने की कोशिश करते देखा। ठीक है, आप एक बड़ी महिला हैं, आप खाओ। मुस्कुराते हुए सू युनकी ने अपना सिर नीचे किया और जिया हाओ के हाथों से खाना खाने लगी। हाँ, यह ज्यादा गर्म नहीं है। सू युनकी के हाव भाव अजीब हो गए। मैंने इतनी बार फूंका, फिर भी मेरा गर्म रहा, लेकिन हाओ र ने सिर्फ कुछ बार फूंका और उसके काटने पर सब ठीक था। तो माँ, मेरे सवाल का जवाब देना चाहोगी? जिया हाओ ने सू युनकी की ओर देखते हुए अपने होंठ सिकुड़े। तुमने रेन जीहू से क्या बात की? खांसी। जिया हाओ का सवाल सुनते ही सू युनकी का गला लगभग रुक गया। अपनी जीभ से अपने होठों को चाटते हुए उसने मासूमियत का दिखावा किया। तुम किस बारे में बात कर रही हो हाओ र? मुझे समझ नहीं आ रहा। सच में, जिया हाओ ने गुनगुनाया। तो शायद मुझे आंटी रेन से बात करनी होगी। नहीं, सू युनकी ने जल्दी से विरोध किया। कौन जानता है कि वह कामुक बूढ़ी औरत क्या कहेगी? माँ, क्या आपको नहीं लगता कि आपको मेरे साथ ईमानदार होना चाहिए? जिया हाओ ने उसे खाना खिलाते हुए हंसते हुए कहा। अच्छा, मेरा मतलब है, मुझे कुछ समय चाहिए। सू युनकी की आवाज़ नम्र हो गई, लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, जिया हाओ की चॉपस्टिक बाहर नहीं आई। तुम मुझे खाना क्यों नहीं खिला रही हो? ओह, क्योंकि मेरा कटोरा खत्म हो गया है। सू युनकी की अभिव्यक्ति जिया हाओ के कटोरे को देखते ही घबरा गई। हे भगवान, मुझे अपने व्यवहार के लिए बहुत खेद है, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। हाँ, यह अच्छा है माँ, इसका मतलब है कि तुम भूखे थे। जिया हाओ मुस्कुराए। ये लो, तुम मेरा कटोरा ले लो। सू युनकी ने जिया हाओ को उसका कटोरा दिया, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो अब मुझे थोड़ा पेट भरा हुआ लग रहा है। खाना खत्म करने के बाद वे सड़कों पर टहलने लगे। अचानक
जिया हाओ एक स्टॉल पर चली गई और कुछ लेकर लौटी। रुको, ये हैं कैंडीड हॉर्स। जिया हाओ के हाथों में कैंडीड हॉर्स देखकर सू युनकी की आंखें चमक उठी। वाह, ये तो सालों हो गए जब मैंने एक बार भी कोशिश नहीं की। जिया हाओ ने हंसते हुए उसे एक छड़ी दी। तो अब क्यों नहीं कोशिश करते? आप हमेशा अपनी मौज मस्ती में मग्न रह सकती हैं, माँ। यह ये यादें वापस लाता है। अचानक सू युनकी रुक गई क्योंकि उसने जिया हाओ को उसे घूरते हुए देखा। क्या है? ओह, कुछ नहीं। जिया हाओ थोड़ा शर्मा गया और उसने दूसरी तरफ देखा। सू युनकी ने कैंडीड हॉ को देखा और महसूस किया कि जिया हाओ क्या सोच रही थी। वह हॉ को चूस रही थी, पूरा फल अपने मुंह में डाल रही थी। यो, तुम्हारा दिमाग गंदी चीजों से भरा है। सू युनकी शर्मा गई और उसने गुस्से से अपने पैर पटक दिए। यह मेरी गलती नहीं है, माँ। तुम बस इतनी आकर्षक दिखती हो। जिया हाओ ने बड़बड़ाया। इसके अलावा तुम्हें भी समझाना होगा। तुमने अपनी भावनाएं रान जीयू को बताईं, लेकिन मुझे नहीं। क्या तुम्हें पता है कि जब उसने तुम्हारे बजाय मुझे संकेत दिए तो मुझे कैसा लगा? मैं कुछ भी कबूल नहीं कर रहा था। सू युनकी की आवाज़ फुसफुसाहट में बदल गई। मैं बस सलाह मांग रहा था। किस बारे में सलाह? हमारे जटिल रिश्ते के बारे में। सू युनकी ने जिया हाओ को घूरते हुए उसके गाल पर अपनी हथेली रखी। हाओ, क्या तुम सच में इस रास्ते पर चलना चाहते हो? ये तो बस इतना वर्जित है। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ? जिया हाओ ने जवाब दिया। और कृपया समाज के बारे में कुछ मत कहो। क्या तुम्हें लगता है कि एक हाथी को इस बात से कोई फर्क पड़ेगा कि कुछ गली के कुत्ते उस पर भौंक रहे हैं? तस्क एक अमीर आदमी की तरह बात कर रहा हूँ। सू युनकी खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। लेकिन हाँ, कभी कभी मुझे लगता है। भाड़ में जाए समाज। जिया हाओ मजाक करती है। मैं सामाजिक नियमों का पालन न करने और जीवन को पूरी तरह से जीने के बारे में सोचता हूँ। सू युनकी ने जिया हाओ को घूर कर देखा। माँ, तुमने वही कहा जो मैंने कहा, लेकिन ज्यादा स्पष्ट रूप से। जिया हाओ ने कंधे उचका दिए। रान जीयू ने मुझे कुछ सुझाव दिए थे, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे उनका पालन करना चाहिए। सू युनकी ने आह भरी। अचानक उसने महसूस किया कि जिया हाओ की बाँह उसकी कमर को जकड़ रही है। उसका शरीर गर्म हो गया, लेकिन सू युनकी ने जिया हाओ का विरोध नहीं किया। मैंने पहले ही अपनी भावनाएं तुम्हारे सामने जाहिर कर दी हैं, और मैं बस तुम्हारा जवाब चाहती हूँ। जिया हाओ ने शांत स्वर में उत्तर दिया। लेकिन जवाब देने से पहले क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दोगी? ठीक है, चूंकि तुम इतना कुछ पूछ रही हो। सू युनकी ने जिया हाओ को देखते हुए आह भरी। तुम एक शॉट ले सकती हो? हाँ। सू युनकी ने जिया हाओ को खुशी से उछलते हुए देखा, जिससे वह और भी ज्यादा घबरा गई। जिया हाओ, अपना व्यवहार ठीक रखो, हम सार्वजनिक स्थान पर हैं। सू युनकी ने हकलाते हुए जिया हाओ को नियंत्रित करने की कोशिश की। हाँ, मैं तो बस खुश थी। जिया हाओ ने हंसते हुए सू युनकी को आंख मारी। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, माँ। क्या तुम मुझे निजी तौर पर युनकी कह सकती हो? तुम्हें मुझे माँ कहने की जरूरत नहीं है, सू युनकी ने धीमी आवाज में कहा। नहीं। जिया हाओ ने शैतानी मुस्कान दी और उसने उसके कानों में फुसफुसाया। मुझे लगता है कि तुम्हें माँ कहना हमें वर्जित होने का एहसास दिलाता है ना? मत कहो कि तुम्हें ये पसंद नहीं है, माँ। सी हे की ब्रैट। सू युनकी ने थूक दिया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली क्योंकि उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। लेकिन उसके बाद उसने जिया हाओ के विचार को अस्वीकार नहीं किया। आखिरकार थोड़ी सी वर्जना सांसारिक जीवन को मसालेदार बना देती है। मेरे सभी साथी दाववादियों के लिए, मुझे पता है कि आप इस पल का इंतजार कर रहे थे। शानदार मिल्फाक। मैं सू युनकी को पहली लड़की बनाने की योजना बना रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा सबसे अच्छी चीजें आखिरी के लिए आरक्षित हैं। इसलिए यह मेरे सभी साथी दाववादियों के लिए एक पुरस्कार होगा जिन्होंने अब तक मुझे पढ़ा और समर्थन किया है। साथ ही समीक्षा करना न भूलें क्योंकि इस उपन्यास में मेरी समीक्षाएं बहुत कम हैं। जब वे हवेली में लौटे तो जिया हाओ और सू युनकी के बीच एक नई चिंगारी थी। सू युनकी का दिल तेजी से धड़क रहा था, जिससे वह जिया हाओ को देखने में असमर्थ थी। लेकिन जिया हाओ के भाव शांत और आत्मविश्वासी थे और कुछ हद तक खुश भी थे। आखिरकार
वह आखिरकार सू युनकी का ध्यान आकर्षित करने में कामयाब हो गया। जैसे ही वे पहुंचे, सू जिंगर पहले ही सो गई थी। सू लान लिविंग रूम में टीवी देख रही थी, तभी उसने उन्हें देखा। माँ, हाओ र, तुम वापस आ गई हो। हाँ हाँ, क्या तुम हमारा इंतजार कर रही थी, प्रिय? सू युनकी मुस्कुराए और सू लान के पास बैठ गई। माँ, पार्टी कैसी रही? सू लान ने उत्सुकता भरी आवाज में पूछा। मेरा विश्वास करो, बहन लान, ये काफी ड्रामा था, जिया हाओ ने हंसते हुए कहा और वह भी सोफे पर बैठ गया। जब उसने इवेंट में क्या हुआ, ये बताना शुरू किया, तो सू लान का उत्साह बढ़ गया। लान, उस कुतिया ने वाकई माँ को फंसाने की कोशिश की। सू लान खुद को रोक नहीं पाए और खर्राटे लेने लगी। माँ, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? वह पिंग मेंगजी सांप की तरह घिनौनी है। हे, उसने अपना नाम बदलकर वो मेंगजी रख लिया है। जिया हाओ ने मजाक किया। वह अपने नाम के साथ भी आत्मविश्वास महसूस नहीं कर पा रही थी। हाँ, लेकिन तुम सही समय पर आए थे। सू लान ने आह भरी। तुमने उस कुतिया को अपमानित करके अच्छा किया, लेकिन तुमने ऐसा कैसे किया? सू युनकी ने उत्सुक स्वर में पूछा। तुमने मेरे पस से हार कब निकाला और उसके पस में डाल दिया? हे, माँ, एक जादूगर कभी भी अपनी चाल का रहस्य नहीं बताता। क्या बदमाश है? सू लान और सू युनकी दोनों ने मुंह बनाया और दूसरी तरफ देखने लगे। लेकिन जिया हाओ के पीछे एक बड़ा बेलनाकार रोल देखकर सू लान की दिलचस्पी बढ़ गई। हाओ प्र, क्या ये वह पेंटिंग है जिसे तुमने नीलामी से खरीदा है? हे, सिस्टर लान सही कह रही है, यह एक प्रामाणिक कृति है। पेंटिंग को रोल आउट करते हुए सू लान ने रिवरसाइड विलेज की महिला की ओर देखा। बहुत सुंदर पेंटिंग, ये कला शैली वास्तव में तांग बुयू की है। उद्धरण चिन्ह। सू लान ने बड़बड़ाया, तुम्हें प्राचीन वस्तुओं को इकट्ठा करने का हुनर है न? जिया हाओ मुस्कुराए, इसे अपने लिए एक उपहार समझो, बहन लैन। क्या, सच में? सू लैन दंग रह गई। रुको, चूंकि यह एक प्रामाणिक पेंटिंग है, तो इसकी कीमत कितनी है? मेरा मतलब है, यह एक चैरिटी नीलामी थी, इसलिए मुझे ये कम में मिली। कीमत मत पूछो, बस इसे स्वीकार करो। सू युनकी ने आह भरी जब उसने देखा कि जिया हाओ ने पेंटिंग को सू लैन को उपहार में दे दिया। ये 50 मिलियन युआन की पेंटिंग है, फिर भी उसने इसे उसे दे दिया। लेकिन माँ, वे क्या हैं? ये। सू युनकी ने अपने कंगन देखे, जो विभिन्न महंगे रत्नों से चमक रहे थे। ये भी कुछ ऐसा है जो जिया हाओ ने खरीदा है। इसे 9 रत्न शाही कंगन कहा जाता है। एक उतार कर उसने सू लैन को दिया। सू लैन ने मंत्रमुग्ध होकर आभूषण के टुकड़े को छुआ। कितनी सुंदर कारीगरी, यह आपको सूट करता है, माँ। तस्क, हाओ एर ने वास्तव में इस नीलामी में बहुत खर्च किया है। हम। सू लान ने ठहाका लगाया। अच्छा, मेरे बैंक खाते में थोड़े पैसे थे, तो क्यों नहीं? जिया हाओ ने कंधे उचकाए। पैसा ऐसी चीज है जिसे खर्च किया जाना चाहिए, जमा नहीं किया जाना चाहिए। हाओ प्र, लेकिन तुमने आज वाकई बहुत ज्यादा खर्च कर दिया। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? सू युनकी ने उत्सुक स्वर में पूछा। तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो, है न? नहीं, जिया हाओ ने कंधे उचकाए। मैंने अभी त्यानगुआन हॉल के एल्डरचेन को कुछ बेचा है। मैंने उससे काफी पैसा कमाया है। क्या ऐसा है? अरे, मुझे नहीं पता था कि तुमने पहले ही कोई व्यवसाय शुरू कर दिया है। सू लान ने मन ही मन बुदबुदाया। बस कुछ अनौपचारिक नौकरियां, कोई गंभीर बात नहीं। हम अनौपचारिक नौकरियां जिससे एक साथ करोड़ों की कमाई हो। जरूर, सू लान ने बुदबुदाया। वैसे भी मैं थका हुआ महसूस कर रही हूँ, इसलिए मैं जाकर सो जाऊंगी। शुभ रात्रि, हाओ प्र। शुभ रात्रि, प्रिय। लेकिन जिया हाओ ने जाने से पहले उसकी त्वचा को हल्के से छुआ तो सू युनकी का शरीर थोड़ा कांप उठा। ब्रर, वह क्या था? सू युनकी ने बुदबुदाया, लेकिन जिया हाओ का स्पर्श काफी विद्युतीय था, जिससे उसका शरीर इच्छा से जल रहा था। जिया हाओ की जुबान वाकई बहुत मीठी है, लेकिन वह इतना ख्याल रखने वाला भी है। हाँ, क्या मैं इतनी भोली हूँ? लेकिन आज की शाम, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मजेदार थी। ये लगभग डेट जैसा था। रुको, तो जिया हाओ ने झूठ नहीं बोला जब उसने कहा कि वह मुझे एक अप्रत्याशित डेट पर ले जाएगा। सू युनकी के गाल गुलाबी हो गए क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके शरीर की गर्मी बढ़ रही है। माँ, पार्टी में क्या हुआ? हाओ एर तुम्हें भी माँ कह रहा है। सू लान ने अपनी भौहें उठाईं और सू युनकी की ओर देखा। हाँ, सू युनकी ने नजरें हटाने की कोशिश करते हुए कहा।
शायद वह हमारे प्रति ज्यादा स्वीकार्य हो गया है। अगर ऐसा है तो यह अच्छा होगा। सूलान ने एक पल सोचा और सिर हिला दिया। लेकिन फिर भी वह वाकई एक मददगार हाथ है न? वह अपनी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व है। सू युनकी ने आह भरी। मैं चाहती हूँ कि वह अपनी किशोरावस्था का मजा ले। मुझे पता है कि वह है एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, लेकिन इस दर पर वह खुद को बहुत ज्यादा काम करेगा। चिंता मत करो, जिया हाओ ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बहुत ज्यादा काम करेगा। अगर वह कर सकता है तो वह आलसी होगा। सू लान ने अपनी आंखें घुमाई। आहा, तुम सही हो। ये सुनकर सू युनकी हंस पड़ी। वह ऐसा व्यक्ति है जो कड़ी मेहनत से पूरी तरह बचता है। अन्नग, मैं बहुत भरा हुआ और थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। मैं कपड़े बदलने जा रहा हूँ। हाँ, तुम सही कह रही हो माँ। सू लान ने सिर हिलाया। तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। इस बीच जिया हाओ अपने बिस्तर पर गिर गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। जल्द ही उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सो गया। जल्द ही उसने खुद को यूनलान महाद्वीप में पाया। अपनी जानी पहचानी छत को देखते हुए जिया हाओ जल्दी से उठा और अपना पुराना लबादा पहन लिया। उसके बाद वह अपने चमत्कारों के बर्तन के अंदर जांच करना नहीं भूला। मंत्रमुग्ध चमेली सार, चमेली का सार जो दूसरी दुनिया की ऊर्जा से मंत्रमुग्ध है। सांस लेने पर इसका शांत प्रभाव पड़ता है। केवल एक बूंद की आवश्यकता है। मंत्रमुग्ध गुलाब सार, गुलाब का सार दूसरी दुनिया की ऊर्जा से मंत्रमुग्ध है। यह एक भावुक प्रभाव था जो सांस लेने पर व्यक्ति को रोमांटिक महसूस कराता है। केवल एक बूंद की आवश्यकता है। मंत्रमुग्ध आत्मा लवेंडर का सार, लवेंडर का सार दूसरी दुनिया की ऊर्जा से मंत्रमुग्ध है। खुशबू दिल को शांत कर सकती है और क्यूई विचलन को दूर रखें। ये ध्यान के प्रभाव को बढ़ा सकता है, जिससे किसी को समझना आसान हो जाता है। सुपर सोप क्यूब्स, जेल जैसा पदार्थ जिसे साबुन के आधार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तरल में बदल सकता है और यह शैम्पू की तरह काम करेगा। उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री। पॉइजन चॉकलेट, एक चॉकलेट जिसमें जादुई मिठास है, लेकिन अंदर एक घातक जहर छिपा हुआ है। आखिरकार मिठास जहर के प्रभाव को बढ़ाती है। जिया हाओ की आंखें चौड़ी हो गई जब उसने चमत्कार के बर्तन के अंदर नई जादुई सामग्री देखी। हे भगवान, इन्हें देखो। जिया हाओ ने वीडियो ट्यूब लड़की से यूनलान महाद्वीप में शैम्पू और साबुन बनाने के लिए बुनियादी सामग्री का ऑर्डर दिया। उसने ऑर्डर दिया और दोगुना भुगतान किया, तो उसे वह सब कुछ मिलने में मुश्किल से ही समय लगा जो वह चाहता था। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसने सुपरमार्केट से बहुत सारी चीज़ें भी खरीदी। ये फूलों के प्राकृतिक संघनित अर्क हैं जिन्हें मैंने साबुन और शैम्पू की खुशबू बनाने के लिए खरीदा था। हालांकि वे किसी कीमती चीज़ में बदल गए। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि लवेंडर का अर्क स्पिरिट लवेंडर के अर्क में बदल गया। ये स्पष्ट रूप से एक उच्च श्रेणी का खजाना है। लेकिन चॉकलेट, मैंने सोचा था कि यह ऊर्जा बढ़ाने वाली चॉकलेट में बदल जाएगी। इस जहरीली चॉकलेट में क्या गड़बड़ है? जहरीली चॉकलेट के विवरण को देखते ही जिया हाओ की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। मुझे मत बताओ कि चॉकलेट फफूंद लगी थी और जहरीली हो गई थी। लेकिन यह अच्छा काम करेगी, मुझे लगता है। जिया हाओ शैम्पू और साबुन के व्यवसाय को लेकर ज्यादा उत्साहित था। इनसे वह ग्रेट यान किंगडम में बहुत पैसा कमा सकता था। चारों ओर देखते हुए उसने देखा कि कमरा खाली था, खिड़की से हल्की धूप आ रही थी। एक दिन तो बीत ही गया होगा, जिया हाओ ने बाहर निकलते हुए सोचा। जैसी कि उम्मीद थी, कई यिक्सू अंदर नहीं थी। कुछ दिनों में राक्षसी ज्वार आएगा, मुझे अभी से तैयारी शुरू करनी होगी, जिया हाओ ने मन ही मन सोचा। बाहर की धूप को देखते हुए जिया हाओ अपनी बाँह फैलाने से खुद को रोक नहीं पाया। यूनलान महाद्वीप और एज्योर सी वर्ल्ड के वातावरण में अंतर आंखों से साफ देखा जा सकता है। गहरी सांस लेते हुए जिया हाओ चिल्लाई, मिनमिन, तुम कहाँ हो? थोड़ी देर बाद मिनमिन जल्दी से आ गया। यंग लॉर्ड, तुम वापस आ गए। मेरे साथ बेडरूम में चलो। मिनमिन हकलाने से खुद को नहीं रोक पाई। लेकिन यंग लॉर्ड, ये दिन का समय है। अचानक जब जिया हाओ ने उसे एक सख्त नज़र से देखा तो वह चुप हो गई। मैं तो मजाक कर रही थी यंग लॉर्ड। अंदर आते ही मिनमिन ने साबुन की टिकियां और अर्क देखे। जिया हाओ ने अर्क निकाला और इसकी मात्रा का 10वां हिस्सा प्राकृतिक तनुकारक के एक बड़े फूलदान में डाल दिया। इसे लो और सब कुछ एक बर्तन में पिघलाओ। अच्छी तरह मिलाने के बाद उन्हें ठोस बनाओ और उन्हें टिकियों में काट दो। मिनमिन ने साबुन बनाने की विधि देखकर जिया हाओ से एक चर्मपत्र प्राप्त किया। यंग लॉर्ड,
तुम मुझे इतनी आसानी से विधि बता रहे हो। अगर यह चोरी हो गया तो क्या होगा? मिनमिन ने जिया हाओ को देखते हुए अपने होंठ काटे। हे, चिंता मत करो मिनमिन, जिया हाओ ने ठहाका लगाया। अगर उन्होंने फॉर्मूला चुरा भी लिया तो वे कच्चा माल कहाँ से लाएंगे? इसके अलावा अगर ये लीक हो गया तो मैं इस मौके का इस्तेमाल तुम्हें सज़ा देने के लिए करूंगी। मिनमिन का शरीर कांप उठा क्योंकि वह समझ सकती थी कि जिया हाओ किस तरह की सज़ा की बात कर रही थी। बह बिग्यल युवा स्वामी, मिनमिन ने हल्के से सूंघते हुए पलटकर कहा, मैं इन कामों को करने के लिए कुछ नौकरानियों को बुलाऊंगी। प्रक्रिया छोटी है, मैं इन्हें जितनी जल्दी हो सके बनाने की कोशिश करूंगी। ... सूलान ने अपनी आंखें रगड़ते हुए सूलान के कमरे की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला और उसमें से झांका, हंग हाओ र और तेज, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाओ र। सूलान की तंद्रा गायब हो गई। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। बिना किसी हिचकिचाहट के जिया हाओ खुशबूदार दवा मंडप में गया। वहां के कर्मचारी परिचित थे, इसलिए जिया हाओ को हमेशा की तरह वीआईपी ट्रीटमेंट मिला। थोड़ी देर बाद फार्मासिस्ट मो मुस्कुराते हुए वहां पहुंचा। नमस्कार यंग लॉर्ड, आप आज यहाँ कैसे आए? मैं औषधीय जड़ी बूटियों के स्टॉक की जांच करने आया हूँ। ये लीजिए। जिया हाओ ने उसे एक छोटी सूची थमा दी। जांचिए कि हमारे स्टोर में कितनी जड़ी बूटियां हैं। उनमें से ज्यादातर बहुत अच्छी जड़ी बूटियां हैं। उनमें से सिर्फ 2 ही अत्यधिक मूल्यवान औषधीय जड़ी बूटियां हैं। फार्मासिस्ट मो ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा। हमारे पास निश्चित रूप से वे हमारे स्टॉक में हैं। हालांकि मैं चाहता हूं कि आप मात्रा निर्दिष्ट करें ताकि जरूरत पड़ने पर मैं और खरीद सकूं। मैं समझ गया। कृपया जड़ी बूटियों का एक बैच तैयार करें। मैं कुछ बनाने जा रहा हूँ। सच में? फार्मासिस्ट मो उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। एक इशारे से उसने कुछ नौकरों को बुलाया और उनसे औषधीय जड़ी बूटियां लाने को कहा। अब मुझे एक कड़ाही, झरने के पानी की 3 बाल्टी और इन सभी औषधीय जड़ी बूटियों का अर्क चाहिए। औषधीय नौकरों ने अपना काम शुरू करते हुए सिर हिलाया। जिया हाओ फार्मासिस्ट मो को देखने से खुद को रोक नहीं पाया। तो कीमिया कैसे काम करती है? आप भी फ्लेम क्लाउड क्रिस्टल का इस्तेमाल करके मिश्रण बनाते हैं। कुछ हिस्सा इस्तेमाल करने के बारे में क्या ख्याल है? सहज ज्वालाएं। आपका मतलब है आंतरिक क्यूई द्वारा विकसित सच्ची ज्वालाएं? फार्मासिस्ट मो के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। युवा स्वामी, आप मजाक कर रहे होंगे। मेरे जैसा बुरा आदमी ऐसा कैसे कर सकता है? केवल ग्रैंडमास्टर कीमियागर और ट्रेजर फोर्जर ही चीजों को परिष्कृत करने के लिए सच्ची ज्वालाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप किस चरण में हैं? पेशे में कई चरण होते हैं, जैसे मार्शल आर्ट क्षेत्र, नौकर, प्रशिक्षु, मास्टर, ग्रैंड मास्टर, राजा और संत। हाँ, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं मास्टर चरण में फंसा हुआ हूँ। फार्मासिस्ट मो ने आह भरी। अच्छा, इसका मतलब है कि आप अभी भी ज्यादातर लोगों से ज्यादा जानकार हैं। जिया हाओ ने हंसते हुए कहा, मुझे संदेह है कि देश भर में कई कीमिया किंग हैं। मैं ये समझती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपने साथियों से बहुत पीछे रह गई हूँ। कई परिवार में फंस गए। जिया हाओ ने मजाकिया लहजे में कहा। क्या फार्मासिस्ट मो जाना चाहता है? मैं नहीं जा सकती और मैं नहीं जाऊंगी। फार्मासिस्ट मो की अभिव्यक्ति दृढ़ थी। सबसे पहले, मैंने वादा किया है कि मैं हमेशा कई परिवार के साथ रहूंगी। इसके अलावा, मैं वर्तमान में एक बूढ़ा आदमी हूं जिसका एक पैर कब्र में है। मैं कहाँ जा सकती हूँ? बढ़ते हुए युवाओं के विपरीत, कीमिया के प्रति मेरा जुनून कम होता जा रहा है। शायद ये स्टो मेरी सेवानिवृत्ति के लिए बेहतर है। मैं ओल्ड मो को रिकॉर्ड्स ऑफ माइरियड हर्ब्स एंड पिल्स देने के बारे में सोच रही थी, लेकिन मुझे लगता है वह इसका अच्छी तरह से उपयोग नहीं कर पाएगा। मुझे किसी और को ढूंढना होगा। कुछ ही देर बाद जिया हाओ ने सभी अर्क प्राप्त कर लिए। उसने उन्हें कमरे के अंदर इकट्ठा किया और सभी को जाने के लिए कहा। कायाकल्प सुपर ड्रिंक नारंगी स्वाद, एक बड़ा ऑरेंज टैंक बैग जोड़ 200 मिली ब्लैक स्पॉट ग्रास का अर्क जोड़ 50 ग्राम जिनसेंग जोड़ 50 चमत्कारी पॉइंट ऊर्जा पुनः प्राप्त करने वाली चॉकलेट, एक बार ब्लैक चॉकलेट जोड़ 100 ग्राम पर्पल रूट ग्रास जोड़ 100 ग्राम सेंचुरी जिनसेंग जोड़ 100 चमत्कारी पॉइंट। जिया हाओ ने चमत्कारी बर्तन में सामग्री डाली और उन्हें कायाकल्प सुपर ड्रिंक में बदलना शुरू कर दिया। ये वही ड्रिंक थी जिसने अंजू गांव के ग्रामीणों को महामारी से बचाया था। ये ड्रिंक शारीरिक थकान को कम कर सकती है और शरीर को ऊर्जा प्रदान कर सकती है,
जिससे व्यक्ति तेजी से और कुशलता से काम कर सकता है। जहां तक चॉकलेट की बात है, ये तुरंत खर्च की गई आंतरिक किवी को पुनः प्राप्त कर सकती है, जिससे यह अधिक मूल्यवान हो जाती है। चलो पहले ड्रिंक लेते हैं। मुझे आने वाले राक्षसी ज्वार के लिए उन्हें स्टॉक करने की आवश्यकता है। कुछ ही देर बाद जिया हाउ संतरे के पानी का एक बर्तन लेकर बाहर आई। ताजे संतरे की महक हवा में फैल गई, जिससे सभी के मुंह में थोड़ी खट्टी महक आ गई। क्या ये वह पेय है जो आपने तब बनाया था? फार्मासिस्ट मो ने जिया हाउ को बड़ी आंखों से देखा। हे, आपको क्या लगता है, एल्डमो? जिया हाउ ने बर्तन को उनके पास देते हुए हंसते हुए कहा। यहाँ हर कोई एक छोटा कप पी सकता है, खासकर नौकर जो लंबे समय से काम कर रहे हैं। जिया हाउ की बातें सुनकर औषधीय नौकर और कर्मचारी दंग रह गए। जैसे ही उन्होंने एक कप पिया, सभी के चेहरे पर तुरंत भाव बदल गए। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं मैंडरिन का जूस पी रहा हूँ। मेरा शरीर बहुत ऊर्जावान महसूस कर रहा है। अचानक सूरज अब उतना गर्म नहीं लग रहा। हर किसी ने अपने शरीर में ऊर्जा का संचार महसूस किया जब उन्होंने जिया हाउ को कृतज्ञता भरी आंखों से देखा। फार्मासिस्ट मो ने खुद एक पूरा गिलास लिया और अपने होठों को चटकाने से खुद को रोक नहीं पाए। अमेज़न, वाकई एक अद्भुत चीज़। ये शारीरिक रूप से थके हुए व्यक्ति को आसानी से तरोताज़ा कर सकती है। अगर यह बड़े पैमाने पर आपूर्ति कर सकता है, तो क्या यह मजदूरों की दक्षता बढ़ाने वाला पेय नहीं होगा? हो, एल्डमो सही कह रहे हैं। हालांकि बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए हमें इस पर थोड़ा शोध करने की ज़रूरत है, जिया हाउ ने जवाब दिया। अगर वह चाहें तो वह वास्तव में इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकते हैं। हालांकि जिया हाउ इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि अगर यह बाहर रहा तो ये खराब हो जाएगा। आखिरकार चमत्कारों का बर्तन चीज़ों को ताज़ा रख सकता है अगर उन्हें अंदर रखा जाए, जैसे कि अंतरिक्ष और समय जमे हुए हों। लेकिन बाहर कौन जानता है कि किस तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया होगी। और नहीं, केवल मैं ही कर सकता हूँ। टैंक पाउडर यहाँ लाओ। जब तक कोई विकल्प नहीं है, मैं इन ड्रिंक्स को बनाने के लिए अपने सभी चमत्कारी पॉइंट बर्बाद नहीं कर सकता। एल्डमो, आपने पहले ही इस ड्रिंक का असर देखा है न? जिया हाउ मुस्कुराए। मैं चाहता हूं कि आप सामग्री इकट्ठा करें और उन्हें 1 या 2 दिन में कई परिवार की हवेली में भेज दें। साथ ही ऐसे लोगों को इकट्ठा करना शुरू करें जो घायलों की आसानी से देखभाल कर सकें। यंग लॉर्ड, आपका क्या मतलब है? फार्मासिस्ट मो की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उन्हें लगा कि कुछ होने वाला है। जिया हाउ ने न तो इनकार किया और न ही इसकी पुष्टि की। एल्डमो, सतर्क रहना बुरा नहीं है न? यंग लॉर्ड सही कह रहे हैं। मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। ओल्ड मो ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। आप जानते हैं, यंग लॉर्ड, इस ड्रिंक ने इसने न केवल मेरे शरीर को तरोताजा कर दिया। फार्मासिस्ट मो ने कृतज्ञता भरी मुस्कान दी। इसने मुझे ये भी एहसास कराया कि अगर मैं एक जगह पर रहूं तो भी मैं बेहतर हो सकता हूं। यंग लॉर्ड, अगर आप मुझे अनुमति दें तो क्या मैं आपके पेय पर शोध कर सकता हूं? मैं इस पर प्रयोग करना चाहता हूं। क्या आप निश्चित हैं, एल्डमो? जिया हाउ आश्चर्यचकित था। यह मेरे लिए खुशी की बात होगी। मैंने बहुत सारे बनाए हैं, इसलिए बेझिझक उनका उपयोग करें और पर्याप्त परिणाम प्राप्त करें। इसके अलावा कृपया उन्हें कसकर सील करके रखें। आप नहीं चाहते कि वे खराब हो जाएं, है न? बेशक, यंग लॉर्ड, फार्मासिस्ट मो ने सिर हिलाया। आसमान की ओर देखते हुए जिया हाउ ने आह भरी। जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान केंद्रित करें और इसे संभालें। वैसे भी मेरा काम खत्म हो गया है। मैं अब वापस जाऊंगा। लेकिन जिस समय जिया हाउ स्टोर से बाहर निकला, दो गार्ड ने उसे रोक दिया। यामन के गार्ड, आप मुझसे क्या चाहते हैं? मजिस्ट्रेट कई ने हमें आपको न्याय के हॉल में वापस लाने का आदेश दिया है। क्या? जिया हाउ उलझन में था, लेकिन गार्ड के हाव भाव देखकर उसे एहसास हुआ कि वह मना नहीं कर सकता। ठीक है, रास्ता दिखाओ। जिया हाउ ने अनिच्छा से सहमति व्यक्त की, ये जानते हुए कि न्याय के हॉल में उसके लिए कुछ भयानक इंतजार कर रहा होगा। थोड़ी देर बाद जब वह पहुंचा तो गार्ड टीम के कप्तान ने उसका अभिवादन किया। तीसरा कप्तान जांचकर्ता जिया को सलाम करता है। किसने कहा कि मैं जांच करता हूँ? मैं सिर्फ कई परिवार का दामाद हूँ, ठीक है। जिया हाउ ने उसे घूर कर देखा। लेकिन मजिस्ट्रेट कई ने कहा कि तुम जांच करता हो। तीसरे कप्तान ने बड़बड़ाया। और ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि पिछली बार तुमने हत्या के मामले को कितनी आसानी से संभाला था।
तुमने तो मूनलाइट रेपिस्ट को भी पकड़ लिया था। ठीक है, क्या बात है? तुमने मुझे क्यों बुलाया? जिया हाओ ने आह भरते हुए पूछा। दूर के एक गांव में अचानक मौत के हाल के मामले सामने आए हैं। पीड़ित मर रहे हैं और उनका खून चूसा जा रहा है। ऐसा लगता है कि यह किसी राक्षस का काम है। दुर्भाग्य से हम इसका पता नहीं लगा पाए। तो तुम चाहते हो कि मैं वहां जाऊं और सबूतों की जांच करूं और केस सुलझाऊं? जिया हाओ ने अपना माथा रगड़ा। मैं क्यों? क्या वहां कोई और नहीं है? दूसरे कप्तान भी इसी तरह के काम में व्यस्त हैं। तीसरा कप्तान मुस्कुराया। और क्या बताऊं, हमें मजिस्ट्रेट से अनुमति मिल गई है। हाँ, जिया हाओ ने ये सुनकर आह भरी। ससुर ने वाकई मुझे मुश्किल में डाल दिया, है न? ये गांव कहाँ है? जिया हाओ ने पूछा। नानहाई पर्वत के पास। रुको, नानहाई पर्वत तुम कहते हो? जिया हाओ ने अचानक कुछ सोचा और रुक गया। हम सब ठीक है, चलो अब चलते हैं। तीसरे कप्तान ने सिर हिलाया और जिया हाओ को गाड़ी की ओर ले गया। तुम्हारे हिसाब से यह किस तरह का राक्षस हो सकता है? जिया हाओ ने पूछा। ये नानहाई पर्वत से ही होगा। शायद किसी जानवर ने भावना में आकर लोगों को मारना शुरू कर दिया हो। या यह कोई काला राक्षस हो सकता है जो लोगों का खून पीकर अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। राक्षस मूल निवासी जानवर हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी से ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिससे वे बुद्धिमान बन जाते हैं। इस बीच काला राक्षस वे राक्षस हैं जो ग्रे धुंध और स्थानिक दरार के माध्यम से दूसरी दुनिया से आए हैं। वह अल्फा ग्रीन आइड वुल्फ लगभग एक सच्चा राक्षसी जानवर बन गया था। बहुत बुरा हुआ कि वह हमसे मिला, लेकिन ज्ञान प्राप्त करना और राक्षस बनना केवल ताकत की बात नहीं है। ये संयोग की बात है, स्वर्ग से मिलने वाला मौका। इसके साथ 10 साल का कुत्ता भी राक्षस बन सकता है। इसके बिना 1000 साल का जानवर भी जानवर ही रहेगा, हालांकि एक क्रूर जानवर। लेकिन मैं उत्सुक हूँ, क्या होगा अगर मुझे वहां से राक्षस ज्वार के बारे में कुछ सुराग मिले? ये जानने के बाद कि नानहाई पर्वत के काले राक्षस नानहाई शहर पर हमला करने जा रहे हैं, जिया हाओ इस बारे में अतिरिक्त सुराग देखने की कोशिश कर रहा है। उदाहरण के लिए, राक्षस कहाँ से आक्रमण करने जा रहे हैं? नानहाई पर्वत पश्चिम से दक्षिण की ओर एक चाप की तरह नानहाई शहर को घेरे हुए है। ऐसी बहुत कम जगहें हैं जहां राक्षस बिना किसी प्रतिरोध के आक्रमण कर सके। मैंने जो देखा है उसके अनुसार यह राक्षसी हमला कोई मूर्खतापूर्ण आक्रमण नहीं है। अगर राक्षस शहर पर हमला करने जा रहे हैं और खास तौर पर कई परिवार को निशाना बना रहे हैं, तो उन्हें नानहाई शहर के कमजोर बिंदुओं को चुनना होगा जहां हमला करना आसान होगा और बचाव करना मुश्किल होगा। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, जिया हाओ ने यामिन की केस फाइल्स को देखा। हम पीड़ितों को मारना और उनका खून पीना, उनकी लाश को सूखी अवस्था में छोड़ देना, वास्तव में उनकी आत्माओं का जिक्र किए बिना तीसरे कैप्टन ने उत्तर दिया। आपने कैसे जाना कि उनकी आत्मा भी खा ली गई है? जिया हाओ ने उत्सुक स्वर में पूछा। विभिन्न आपराधिक जांच रिपोर्ट हैं जिनका उपयोग किसी व्यक्ति की आत्मा का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। तीसरा कैप्टन मुस्कुराया। एक आत्मा अनुरेखण तावीज़ है जो शाही परिवार और अन्य ताओवादी संप्रदायों द्वारा आपूर्ति की जाती है, जो हमें किसी व्यक्ति की आत्मा का पता लगाने में मदद करती है। ये तब प्रभावी होता है जब हम किसी दुष्ट प्राणी का पता लगा रहे होते हैं। ये हमें अपराधी का अंतिम स्थान दिखाता है। तो क्या आप हत्यारा कौन है यह अनुमान लगाने के लिए आत्मा से संवाद नहीं कर सकते? जिया हाओ ने जवाब दिया। जांचकर्ता जिया, ऐसा करना आसान लगता है, लेकिन वास्तविकता अलग है। तीसरा कैप्टन व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। जैसा कि मैंने कहा, आत्मा अनुरेखण तावीज़ केवल ये जांच सकता है कि किसी व्यक्ति के अंदर उसकी आत्मा और 7 आत्माएं हैं या नहीं, और यदि नहीं, तो ये सौलिक क्षेत्र के भीतर अपने अंतिम संभावित स्थान का पता लगा सकता है। लेकिन आत्मा से सीधे संवाद करना बहुत कठिन होगा। जब तक कोई इनेट रियल्म ताओवादी पुजारी अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करता, तब तक ऐसा करना असंभव है। और यह भी नहीं कहा जा सकता कि किसी व्यक्ति की आत्मा को रोकना बहुत अपमानजनक है, क्योंकि इससे वह पाताल लोक की ओर अपना रास्ता भटक सकता है। इसलिए हम ऐसा नहीं करते। हम पाताल लोक के रास्ते में खो जाने में क्या बुराई है? मेरी ओर देखो, मैंने उनके कारण बहुत कष्ट झेले हैं। जिया हाओ ये सुनकर अपने आप को अंदर ही अंदर बुदबुदाने से रोक नहीं पाया। हालांकि उसे अचानक ग्रैंडमा मेन का एक शब्द याद आ गया। यदि आप जीवित लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते, तो आपको क्यों लगता है कि आप भूतों पर भरोसा कर सकते हैं? भूत 7 भावनाओं और 6 इच्छाओं के बिना शुद्ध आत्मा नहीं है।
मृत्यु के बाद भी संभावना है कि वे झूठ बोलेंगे या कुछ ऐसा करेंगे जिससे उन्हें लाभ होगा। तो यह मेरा काम है कि मैं उनकी भावनाओं को मिटा दूं ताकि वे पाताल लोक के न्याय के अधीन जा सकें। जिया हाओ ने गाड़ी से बाहर देखते हुए आह भरी। जल्द ही वे एक बड़े गांव में पहुंच गए। देखो, ये यमन का सिपाही है। जल्दी करो और वापस जाओ। उनके सामने कुछ भी करने की कोशिश मत करो। हो, ऐसा लगता है कि यमन की प्रतिष्ठा इतनी अच्छी नहीं है। जिया हाओ हंसने से खुद को रोक नहीं पाई। यह अजीब नहीं है। हमें न्याय करने के लिए सख्त रहना होगा, और ऐसा करने के लिए हमें कुछ कठोर कदम उठाने पड़ सकते हैं। तीसरे कप्तान ने उत्तर दिया, जरूर, ये सब धार्मिकता के कारण है, न कि जनता के डर और जबरन वसूली के कारण। जिया हाओ ने उसका मजाक उड़ाया। तीसरे कप्तान ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी क्योंकि उसने जिया हाओ को सही करने की कोशिश नहीं की। आखिरकार वह भी जानता है कि यमन के अंदर कितना भ्रष्टाचार है। जैसे ही वे गाड़ी से उतरे, गांव का मुखिया दौड़ता हुआ आया। नमस्कार सम्मानित अधिकारी, मैं आपका इंतजार कर रहा था। ठीक है, कृपया हमें रास्ता दिखाएं। क्या तुमने शव को सुरक्षित रखा है? हाँ, शवों को अलग रखा गया है। गांव के मुखिया ने सिर हिलाया। कृपया मेरे पीछे आओ। जब जिया हाओ और अधिकारी गांव के नेता के पीछे गए तो वह उन्हें गांव के अंत में एक छोटी सी झोपड़ी में ले गया। घर में प्रवेश करते हुए जिया हाओ को सड़न की हल्की गंध आ रही थी। हालांकि ये बहुत कम थी। पीड़ित की मृत्यु पिछली रात की तरह ही हुई थी, गांव के मुखिया ने उत्तर दिया। जब जिया हाओ ने शव को देखा तो उसे एहसास हुआ कि गंध इतनी कम क्यों थी। शरीर मम्मी की तरह सूख गया था, इसकी खाल पर सिलवटें थीं। शरीर के अंदर खून का कोई निशान नहीं था, कोई काटने का निशान, किसी व्यक्ति के कैनाइन दांतों के छेदने जैसा कुछ। नहीं, यंग लॉर्ड, गांव के मुखिया ने अपना सिर हिलाया। कोई काटने का निशान नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट था कि व्यक्ति पर किसी जंगली जानवर जैसी किसी चीज ने हमला किया था। आप उसके शरीर पर खरोंच के निशान देख सकते हैं। पीड़ित का नाम झांगबा है, जो एक स्थानीय लकड़हारा है। वह हर रोज लकड़ी काटने के लिए जंगल जाता है, लेकिन कल शाम उसके साथी लकड़हारे ने उसे वापस आते नहीं देखा। जब वह झांगबा की तलाश में गया तो उसे ये लाश मिली। तीसरे कप्तान ने जवाब दिया, कमर के दाहिने हिस्से में मांस का एक बड़ा हिस्सा गायब है। इसके अलावा शरीर पर सिर्फ खून के निशान हैं। मुझे लगा कि यह कोई पिशाच हो सकता है क्योंकि यह खून पी रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यह कोई और राक्षस है। जिया हाओ ने मन ही मन बुदबुदाया। लाश को देखते ही उसके ऋषि की दिव्य आंखें चमक उठीं। सूखी लाश, लकड़हारे झांगबा की लाश, खून और जीवन शक्ति से पूरी तरह सूख चुकी है। मांस और जिगर का एक टुकड़ा गायब है, जिसे डाक बोगहाउंड खा रहा है। डाक बोगहाउंड। जिया हाओ सोचने से खुद को रोक नहीं पाई। क्या कोई डाक बोगहाउंड नाम की कोई चीज जानता है? क्या डाक बोगहाउंड? तीसरा कैप्टन दंग रह गया। वे राक्षस कुत्ते हैं जो मुड़े हुए अंधेरे जंगल में रहते हैं। उनकी हमला करने की शक्ति अधिक नहीं है, लेकिन जो चीज उन्हें अजीब और डरावना बनाती है वह ये है कि वे मरे हुए नहीं हैं। उन्हें मारने के लिए आपको उनके मरे हुए क्रिस्टल को तोड़ना होगा। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि वे एक झुंड के साथ रहते हैं, इसलिए एक सहज दायरे के मास्टर भी अभिभूत हो सकते हैं, लेकिन वे मुड़े हुए अंधेरे जंगल में बहुत गहराई में रहते हैं। कोई यहाँ कैसे दिखाई दे सकता है? एक यामेन अधिकारी ने पूछा। बेशक, वे कर सकते हैं। जिया हाओ ने पहेली के टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हुए मन ही मन सोचा। अगर राक्षस जा रहे हैं नानहाई शहर पर आक्रमण करने के लिए, ये संभव है कि वे पहले से ही मुड़े हुए अंधेरे जंगल से बाहर निकल आए हों और नानहाई पर्वत के किनारे पर दिखाई दिए हों। अगर यह डाक बोगहाउंड द्वारा किया गया है, तो लाश में कुछ काला और सड़ा हुआ क्यों ही होना चाहिए। लेकिन हम इसका परीक्षण कैसे करेंगे? हमारे पास कोई पवित्र या ताओवादी उपकरण नहीं है। तीसरे कप्तान ने आह भरी। पवित्र ऊर्जा? जिया हाओ ने एक पल के लिए सोचा। क्या बौद्ध ऊर्जा लागू की जा सकती है? बौद्ध ऊर्जा? बेशक, तीसरे कप्तान ने सिर हिलाया। बौद्ध भिक्षु दुष्ट प्राणियों के लिए अभिशाप हैं, लेकिन अभी हमारे पास कोई बौद्ध वस्तु नहीं है। अचानक जिया हाओ लाश के सामने घुटने टेक दिए और अपने गोल्डन अरहत वज्र बॉडी आर्ट को प्रसारित करना शुरू कर दिया। अचानक उसकी हथेली एक हल्की सुनहरी चमक के साथ चमक उठी। तारांकन SSSSHHHHH। लाश अचानक हिल गई, जिससे यामेन अधिकारी पीछे हट गए। आह, भूत! ये भूत है। नहीं, एक मिनट रुको।
इसे देखो। तीसरे कैप्टन की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने शरीर से काले धुएं का एक बादल निकलते देखा। अचानक पूरा कमरा एक अजीब सड़न वाली गंध से भर गया, जैसे कि वे किसी सड़े हुए दलदल के पास खड़े हों। उफ, ये गंध क्या है? गहरा और सड़ा हुआ क्यों? दूर करो। जिया हाओ ने अपनी बौद्ध ऊर्जा को तीव्र किया क्योंकि यांग ऊर्जा उसकी हथेली से फूट पड़ी। काले धुएं का बादल गायब होते ही चटकने लगा। सभी ने जिया हाओ को आश्चर्य से देखते हुए सांस ली। जांचकर्ता जिया, वह क्या था? क्या आप एक बौद्ध साधक हैं? जिया हाओ ने अपनी आंखें घुमाई। हम्फ, मैंने अभी अभी एक खजाना इस्तेमाल किया है। किस तरह का बौद्ध साधक मेरे जैसा व्यवहार करता है? ये सच है। लेकिन फिर तीसरे कप्तान की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। मैं समझ गया, तो इसके पीछे एक डाक बोग हाउंड है। लेकिन ऐसा लगता है कि यह केवल एक ही हाउंड है, अन्यथा लाश बरकरार नहीं रहती। इसलिए ऐसा लगता है कि हम इसे संभाल सकते हैं। लेकिन कप्तान, हम कैसे जानेंगे कि राक्षस फिर से कब हमला करने वाला है? एक यामेन अधिकारी ने पूछा। ये सही है। हम यहाँ अधिक समय तक नहीं रह सकते। हमारे पास नानहाई शहर में अन्य काम भी हैं। चूंकि राक्षस लोगों पर हमला करने वाला है। मुझे लगता है कि हमारे पास उसे पकड़ने का मौका है। गांव के नेता, सभी ग्रामीणों को बुलाओ, खासकर वे जो स्वस्थ और युवा हैं, पुरुष और महिला दोनों। ठीक है। गांव के नेता ने सिर हिलाया और जल्दी से मुड़ा और चला गया। कुछ ही देर बाद जिया हाओ ग्रामीणों के सामने खड़ी थी, उन्हें गंभीर नज़र से देख रही थी। अगर उनमें से कोई मरने वाला है, तो उनकी मौत उनके हाल के भविष्य के बिंदुओं से होनी चाहिए। मुझे बस उसे ढूंढना है। जिया हाओ की आंखों के सामने एक के बाद एक पैनल चमकने लगे, जिससे उसकी आंखें जलने लगीं। हालांकि वह फिर भी दृढ़ रहा, प्रत्येक ग्रामीण की जानकारी को देखता रहा। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने एक विशेष हाल के भविष्य के बिंदु को देखा। नहीं, जिया हाओ की अभिव्यक्ति तब काली हो गई जब उसने हाल के भविष्य के बिंदुओं की बड़ी मात्रा देखी। अगर वह संक्षेप में बताए तो यह इस तरह होगा। हाल के भविष्य का बिंदु, 3 दिन बाद गांव के लोग मरे हुए प्राणियों और अंधेरे राक्षसों के हमले से मर जाएंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि कै फैमिली का विनाश इतना निश्चित था। जिया हाओ चौंकने से खुद को नहीं रोक सका। अगर अंधेरे राक्षसों की एक सामान्य भीड़ होती, तो कई परिवार की सिल्वर लाइटनिंग कैवेलरी और खाद्य सैनिक उन्हें आसानी से मिटा सकते थे। हालांकि मरे हुए अलग होते हैं। जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, उन्हें मारना बहुत मुश्किल है। अगर असंभव नहीं है, उन्हें दर्द या डर महसूस नहीं होता। वे अपने अंग खोने के बाद भी आगे बढ़ सकते हैं। उन्हें मारने का एकमात्र तरीका पवित्र और धार्मिक ऊर्जा का उपयोग करना है, साथ ही उनके अंदर उनके अमर मूल को नष्ट करना है। महान यान साम्राज्य में एक मरे हुए सेना के हमले के बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना गया है। इसलिए ये स्वाभाविक है कि नानहाई शहर कभी इसकी उम्मीद नहीं करेगा। और यह भी कि उनके साथ अन्य अंधेरे राक्षस भी होंगे। क्या हुआ, अन्वेषक जिया? आप चिंतित लग रहे हैं। मैं ठीक हूँ। जिया हाओ ने गहरी सांस लेते हुए बुदबुदाया। हर कोई, मैं जानता हूँ कि आप सभी हाल की घटनाओं से डरे हुए हैं। हालांकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम जल्द ही समस्या का समाधान कर लेंगे। जिया हाओ ने अपने प्रभुत्व का इस्तेमाल किया क्योंकि उसकी आवाज़ प्रभावशाली हो गई थी। हत्याएं एक अंधेरे राक्षस का काम है। हालांकि आश्वस्त रहें, हम उसका शिकार करेंगे और उसे मार देंगे। तो कृपया अपनी चिंताएं दूर करें क्योंकि हम यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं। जब ग्रामीणों ने सुना कि यह एक काले राक्षस का काम है तो वे चौंक गए। लेकिन जिया हाओ के शब्दों में एक अजीब तरह का आकर्षण और प्रभुत्व था, जिससे वे उसकी हर आज्ञा का पालन करने लगे। देखा, यंग लॉर्ड ने बोल दिया है, वे जल्द ही राक्षस को पकड़ लेंगे। यामेन एक चाल चलने वाला है। ये कप्तान, एक संदेशवाहक भेजो और ओल्ड यान को कुछ गार्डों के साथ यहाँ आने के लिए कहो। जिया हाओ ने तीसरे कप्तान की ओर देखा। यंग लॉर्ड, मुझे विश्वास है कि हम एक डाक बोग हाउंड को मार सकते हैं। तीसरे कप्तान ने जिया हाओ की ओर देखा। तो हमें क्यों? तीसरे कप्तान, मुझे आपकी क्षमताओं पर विश्वास है। हालांकि ये सबसे अच्छा है कि हमारे पास एक बैकअप योजना हो। जिया हाओ ने उत्तर दिया। इसके अलावा हमें एक और काम करना है, राक्षस को बाहर निकालना। तीसरा कप्तान हैरान, हम ये कैसे करेंगे? कुछ गेहूं के भूसे, कुछ मुर्गियां और कुछ कपड़े तैयार करो। तीसरे कप्तान को जिया हाओ की मांगे सुनकर थोड़ा अजीब लगा।
लेकिन उसने बस सिर हिला दिया और अपने अधीनस्थों से सामग्री इकट्ठा करने को कहा। जल्द ही वे सब कुछ ले आए जो जिया हाओ ने मांगा था। जिया हाओ ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। उन भूसे से एक बिजुका तैयार करो, मुर्गे को मारो और उन्हें अंदर भर दो। भूसे को मुर्गे के खून से भिगो दो। जांचकर्ता जिया, तुम मुर्गे के खून से जानवर को आकर्षित करना चाहती हो? तीसरे कप्तान ने भौहें सिकोड़ी। लेकिन एक राक्षस मुर्गे के खून से क्यों आकर्षित होगा जब वह इंसान के खून से आकर्षित होता है? हाँ, चिंता मत करो। जिया हाओ ने उसे देखते हुए हंसा। मुझे पता है कि मुर्गे के खून को इंसान के खून से भी ज्यादा स्वादिष्ट कैसे बनाया जाता है। जिन ग्रामीणों के हाल के भविष्य के बिंदु जिया हाओ ने देखे, उनमें से उसे वह ग्रामीण मिला जिस पर आज रात हमला होने वाला था। वह पीड़ित के स्थान पर खून से लथपथ बिजुका लगाने की योजना बना रहा था, जिससे डाकहाउंड बोग उसकी ओर आकर्षित हो जाए। बिजुका तैयार करने के बाद जिया हाओ ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। खून से सने कपड़े पहने बिजुका से टपकता खून एक भयानक और भयावह दृश्य दे रहा था। हालांकि ये निश्चित रूप से दूर से एक इंसान जैसा दिख रहा था। अपनी उंगलियों के एक झटके से जिया हाओ ने लोलुपता की इच्छा क्यूई का उपयोग किया, धीरे धीरे इसे बिजुका में रिसने दिया। इच्छा के पेड़ से इच्छा क्यूई की पंखुड़ियां गिरती रहीं। थोड़ी देर बाद जिया हाओ ने एक गहरी सांस ली और अपनी हथेलियों को थपथपाया। ये हो गया। अब हम इसे फैंगबो के घर में लगाने जा रहे हैं। उसे अपने पड़ोसी के घर पर रहने के लिए कहें। यह न केवल तीसरे कप्तान बल्कि यामिन के अन्य अधिकारियों को खूनी बिजुका को देखकर अपने होंठ चाटने का मन हुआ। कुछ देर पहले हर कोई इसे घृणा और अजीबोगरीब नजरों से देख रहा था। हालांकि अभी ये दुनिया की सबसे बेहतरीन डिश लग रही है, जिसे देखकर हर कोई लार टपका रहा है। अरे क्या हो रहा है? मैं इसे क्यों खाना चाहता हूँ? कुछ नहीं बदला है, लेकिन मैं वाकई इसका खून चूसना चाहता हूँ। चुप हो जाओ, इसके मोह में मत पड़ो। जिया हाओ के शब्द ऐसे थे जैसे उन पर ठंडे पानी की बाल्टी डाली जा रही हो। तीसरा कैप्टन होश में आते ही कांप उठा। मुझे माफ करना अन्वेषक जिया, मैं अपना संयम खो बैठा। लेकिन तुम्हारा मुंह, ये बहुत मजबूत है। वास्तव में मैं इसे खाने ही वाला हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कोई चारा बनाया है? मुर्गे का खून उस कुत्ते को आकर्षित नहीं कर सकता, लेकिन ये कर सकता है। जिया हाओ मुस्कुराए। खैर, जैसा मैंने देखा वैसा ही करो। बहुत जल्द ही शिकारी कुत्ता हमला कर देगा। आदिम समय में गांव के लोग सूर्यास्त के कुछ घंटों बाद ही सो जाते थे। आखिरकार बड़े शहरों की तरह मनोरंजन के साधन नहीं थे और न ही कोई आधुनिक उपकरण। और यह भी कि तेल के दिए जलाने से तेल कम हो जाता है। इसलिए ज्यादातर ग्रामीण जल्दी सो जाते हैं और सुबह होने से पहले उठ जाते हैं। सूर्य ढलने के बाद कुछ ग्रामीणों ने अपने घरों के चारों ओर दिए जलाए। अंधेरे से ये सुंदर और भयावह लग रहा था। जब यामिन अधिकारियों ने उससे संपर्क किया तो फैंगबो दंग रह गया। लेकिन जब उसने सुना कि उसकी जान को खतरा हो सकता है, तो उसने जल्दी से अपना सामान पैक किया और निकल गया। फैंगबो एक मछुआरा है और वह एक स्वस्थ व्यक्ति है, और यह भी कि उसका घर ग्रामीणों की सीमा के करीब है। जिया हाओ ने बुदबुदाया। बिजुका को बिस्तर पर रखो और बाहर निकलो। हम दूर से सब कुछ देखेंगे। पूरी तरह से अंधेरा होने के 2 घंटे बाद जिया हाओ के कानों ने घर के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनी। उसके ऋषि की दिव्य आंखें चमक उठी जब उसने दूर से अंधेरे में एक धुंधली आकृति देखी। आखिरकार उसकी आंखें अंधेरे के अंदर भी बहुत दूर से भी चीजों को आसानी से देख सकती हैं। अपनी इच्छा शक्ति से स्टेटस विंडो उसकी आंखों के सामने चमक उठी। डाकबोग हाउंड गुलाम एक मरे हुए जानवर की कोई भावना नहीं, सिर्फ एक बुनियादी प्रवृत्ति जो एक आध्यात्मिक गुरु द्वारा नियंत्रित होती है। हाल ही का भविष्य बिंदु 1 घंटे बाद यह एकत्रित रक्त और आध्यात्मिक ऊर्जा देने के लिए अपने मालिक के पास वापस लौटेगा। बकवास, जैसा मैंने सोचा था, कोई हाउंड को गुलाम की तरह इस्तेमाल कर रहा है, और यह सच निकला। जिया हाओ ने अपने दांत पीस लिए। शुक्र है जिया हाओ ने भी अपनी आध्यात्मिक क्यूई का थोड़ा सा हिस्सा बिजुका के अंदर डाला, जिससे यह और भी विश्वसनीय हो गया। जांचकर्ता जिया, देखो, मुझे लगता है कि कुछ हलचल है। तीसरे कप्तान ने फुसफुसाया। हाउंड यहाँ है। जिया हाओ उठ खड़ी हुई। हाउंड को घायल करो, लेकिन उसे पकड़ो मत। उसे भागने दो। तुम उसका पीछा करना चाहते हो? तीसरे कैप्टन की आंखें चमक उठी और उसने जल्दी से सिर हिलाया। सब लोग चलो चलें।
जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने एक बड़े काले शिकारी कुत्ते को बिजुका को खींचने की कोशिश करते देखा। उसका शरीर बड़ा था, लेकिन वो बहुत दुबला पतला लग रहा था, हड्डियों पर त्वचा की बोरी की तरह। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि कोई भी व्यक्ति सड़े हुए घावों और उजागर काली हड्डियों को देख सकता था, जिससे वह एक ज़ॉम्बी कुत्ते जैसा लग रहा था। यामेन अधिकारियों पर भौंकते हुए डाक बोग हाउंड की आंखें द्वेष से चमक उठी। राक्षस, तुम आम लोगों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कर रहे हो। तीसरे कैप्टन ने अपनी तलवार निकाली और बाहर निकल आए। जब वह शिकारी कुत्ते की ओर बढ़ा तो उसकी तलवार से एक हल्की रोशनी चमकी। शिकारी कुत्ते ने अपना कदम पीछे खींच लिया और भाग निकला। लानत है, ऐसा मत होने दो, इसे भगाओ, इसके पीछे भागो। तीसरा कप्तान एक गहन जागृति क्षेत्र विशेषज्ञ था। यमन के अधिकारियों के साथ उसने उसका पीछा किया। हालांकि शिकारी कुत्ता जंगल में घुसते ही बहुत तेज था। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरे जंगल को अच्छी तरह से जानता हो, इसलिए वह जंगल के बीच से तेजी से भाग निकला। लानत है, हम अंधेरे में कुछ नहीं देख सकते, हम क्या करने जा रहे हैं। जब वे रुके तो उन्होंने केवल एक धीमी आवाज सुनी, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। उन्हें केवल हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई उनके पास से बहुत तेजी से गुजरा हो। तीसरा कप्तान आश्चर्य से आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। अन्वेषक जेया वास्तव में अद्भुत है। फेडिंग मून स्टेप्स का उपयोग करते हुए जेया हाउ जंगल में भूत की तरह आगे बढ़ा। उसकी आंतरिक ऊर्जा जल उठी और उसकी गति बढ़ गई, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी। उसने अपनी गति कम कर दी और चुपके से शिकारी कुत्ते का पीछा किया। आखिरकार उसे जाने देने के बाद ही आराम महसूस करते हुए शिकारी कुत्ता जिया हाउ को उसके मालिक के पास ले जाएगा। एक जटिल रास्ते का अनुसरण करने के बाद जिया हाउ ने शिकारी कुत्ते को एक गुफा में प्रवेश करते देखा। जिया हाउ गुफा में प्रवेश करने जा रहा था, लेकिन उसने अपने कदम रोक दिए। उसने अचानक गुफा के प्रवेश द्वार के आसपास कुछ काई से ढके पत्थरों पर नजर डाली। अगर यह कोई सामान्य व्यक्ति होता तो वह उन्हें नोटिस नहीं करता, लेकिन जिया हाउ को वे अजीब लगे, मानो उन पत्थरों को एक पैटर्न के रूप में रखा गया हो। छिपाने का गठन झंडे एक सरणी गठन बनाते हैं जो बाहर के दर्शकों से अंदर की चीजों को छिपाते हैं। अनधिकृत घुसपैठ अलार्म पैदा कर सकती है। आह, क्या कमीना है। जिया हाउ ने एक आखिरी नजर डाली क्योंकि उसने अपने दिल में जगह को चिन्हित किया था। फिर वह पलटा और चला गया। आखिरकार उसे कोई जोखिम नहीं उठाना है। शिकारी कुत्ता अंधेरी गुफा के अंदर भाग गया। हालांकि जब उसने अंदर कदम रखा तो गुफा के अंदर का दृश्य तुरंत बदल गया। यह एक अंधेरी और संकरी गुफा नहीं थी। अंदर का हिस्सा चौड़ा था, चमकदार मशालों से जगमगा रहा था। गुफा के बीच में एक आदमी आंखें बंद करके बैठा था। उसके चारों ओर जमीन खून से सने पेंटाग्राम से सजी हुई थी। पेंटाग्राम के हर नोट पर एक मानव खोपड़ी थी। जब उसने शिकारी कुत्ते को वापस आते देखा तो उसकी आंखें खुल गईं। क्या तुम उन यामेन कमीनों के हाथों लगभग पकड़े ही गए थे? वह व्यक्ति और शिकारी कुत्ते के बीच एक आत्मिक बंधन है, इसलिए वह शिकारी कुत्ते के अनुभवों को महसूस कर सकता था। वे कमीने इतनी जल्दी यहाँ आ गए, और क्या बताऊं, वे तुम्हें देखने में कामयाब हो गए। शापित कुत्ते, तुमने मेरी योजना लगभग बर्बाद कर दी। वह व्यक्ति गुर्राया और शिकारी कुत्ते पर पत्थर फेंका। डाक बोग हाउंड ने पत्थर के उसके चेहरे पर लगने पर कराहना शुरू कर दिया। हालांकि उसने सिर पर चोट खाई, जिससे वह कुछ कदम पीछे गिर गया। तो तुम कुछ खून और आध्यात्मिक ऊर्जा पाने में कामयाब रहे। वह व्यक्ति शिकारी कुत्ते की ओर बढ़ा और उसके गले से एक छोटा मोती छीन लिया। जब उसने देखा तो वह खाली था। क्या बकवास है, तुमने एक व्यक्ति को मार डाला, फिर भी तुम्हारे पास कोई रक्त और आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी। उस व्यक्ति ने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। भाड़ में जाओ, कितना बेवकूफ कुत्ता है, लेकिन यह असंभव होना चाहिए। नहीं, उन कमीनों ने, उन्होंने मेरे कुत्ते को चारा दिया। उस व्यक्ति ने कुत्ते के सिर पर अपनी हथेली रखी, जिससे वह दर्द से कांप उठा। हालांकि व्यक्ति को इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि वह कुत्ते की यादों को देख रहा था। कितना अजीब है ये सोचना कि यामेन गार्ड एक बेजुका बनाएंगे जो डाक बोग हाउंड को आकर्षित कर सकता है। भले ही यह मानव रक्त से सना हुआ हो, लेकिन कुत्ता मृत लोगों की तुलना में जीवित लोगों पर हमला करना पसंद करेगा। उन्होंने किस तरह का रक्त इस्तेमाल किया? उस व्यक्ति ने अपने पैरों को पटकते हुए आह भरी। भाड़ में जाओ, ये सोचना कि हमारी योजना में देरी होगी। अगर हमें थोड़ी और कुर्बानियां मिलती तो रक्त नियंत्रण स्टाफ पूरा हो जाता।
मुझे लगता है कि मैंने पहले ही पर्याप्त मानव बलि एकत्र कर ली है। मुझे यामीन गार्ड को संदेहास्पद नहीं बनाना चाहिए। मैंने वैसे भी पर्याप्त आध्यात्मिक क्यूई एकत्र कर ली है। मुझे रक्त क्यूई प्राप्त करने के लिए कुछ राक्षसी जानवरों का शिकार करने दो। व्यक्ति को यकीन था कि कोई भी उसके कुत्ते का पीछा नहीं कर रहा था। अगर कोई गुफा में प्रवेश करता तो उसे तुरंत पता चल जाता। बस कुछ दिन और फिर हम नानहाई शहर में नरसंहार शुरू कर देंगे। और कई परिवार, हे, वे हमारा भोजन बने जा रहे हैं। इस बीच जिया हाओ एक गंभीर भाव के साथ गांव में रहा। कुछ ही देर बाद बूढ़ा यान कुछ कई परिवार के गार्डों के साथ आया। क्या हुआ यंग लॉर्ड? मैंने सुना है कि कुछ काला राक्षस कहर बरपा रहा है। बूढ़े यान, मुझे पहले हवेली में वापस जाने दो, हम बाद में चर्चा करेंगे। जिया हाओ बोला, इसके अलावा यहाँ गार्डों को तैनात करें। उन्हें ग्रामीणों को सुरक्षित रखने के लिए कहें। हाँ यंग लॉर्ड। बूढ़े यांग ने कुछ भी नहीं पूछा और जिया हाओ को वापस गाड़ी में ले गया। तय युनहाई को आश्चर्य हुआ जब जिया हाओ ने उससे मिलने का अनुरोध किया। हे, मुझे आशा है कि तुम मेरे निर्णय के बारे में शिकायत करने के लिए यहाँ नहीं हो। जिया हाओ के चेहरे पर गंभीर भाव देखकर वह हंसा। मैंने गांव का मामला सुलझा लिया है। यह एक काला राक्षस नग्न डाक बोग हाउंड था। जिया हाओ ने उत्तर दिया। क्या इतनी जल्दी? तय युनहाई ये सुनते ही अपनी सीट से उछल पड़ा। क्या कहना है? एक काला राक्षस? कोई राक्षसी जानवर नहीं। यह एक काला राक्षस था जिसे कोई नियंत्रित करता था। ये युवा और स्वस्थ लोगों को मार रहा था और चोरी कर रहा था। उनका खून और आध्यात्मिक क्यूई चुराना। खून और आध्यात्मिक क्यूई चुराना। तय युनहाई की नज़रें गंभीर हो गई क्योंकि उसने जिया हाओ को देखा। बुरे और विधर्मी साधक, ऐसा लगता है कि ये बदमाश कुछ ऐसा ही करते होंगे। तय युनहाई ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। बुरे साधक? जिया हाओ ने जिज्ञासु स्वर में पूछा। तुम्हारा मतलब है जो मनुष्यों को मारते हैं और मार्शल पद की साधना करने के लिए अपरंपरागत तरीकों का उपयोग करते हैं। तुम सही हो, तय युनहाई ने आह भरी। हालांकि यह तरीका क्रूर है, लेकिन इसका प्रभाव निश्चित रूप से रूढ़िवादी मार्शल आर्ट की तुलना में तेज है। एक मार्शल कलाकार मामूली सुधार के साथ 1 वर्ष तक साधना कर सकता है, लेकिन एक दुष्ट साधक 1 महीने तक साधना कर सकता है और उसकी ताकत विस्फोटक रूप से बढ़ जाएगी। एक ही क्षेत्र में भी वे विधर्मी सामान्य मार्शल कलाकारों के गुरुओं से अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। बेशक दुष्ट पद के अपने नुकसान भी हैं। अधिकांश समय अचानक ताकत बढ़ने के साथ साधक अपनी ऊर्जा को चमकाना और अपनी नींव को मजबूत करना भूल जाता है। इससे भविष्य की प्रगति धीमी और धीमी हो जाती है, जिससे साधक को अगले चरण में चढ़ने में कठिनाई होती है। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि उन विधर्मियों में क्यूई विचलन या राक्षसी आवेगों में पड़ने की अधिक संभावना होती है, जिससे वे बिना किसी विवेक के खतरनाक प्राणियों में बदल जाते हैं। जिया हाओ ने एक पल सोचा और सिर हिलाया। मुझे लगता है कि यह उन विधर्मियों में से एक है। मुझे पहले ही इसका ठिकाना मिल गया है, लेकिन मैं अंदर नहीं गया क्योंकि इसने गुफा के चारों ओर एक जादुई संरचना स्थापित कर दी थी। अगर मैं अंदर जाता तो उसे अलार्म मिल जाता। तय युनहाई ने सिर हिलाया। तुमने सही काम किया। बिना सोचे समझे किसी अनजान जाल में फंसना मूर्खता है। वैसे भी जब से तुम्हें उसके ठिकाने का पता चला है, हम उसे मारने के लिए किसी को भेजेंगे। हाँ ससुर जी। जिया हाओ ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी नज़र कई युनहाई के सामने एक सुनहरे स्क्रॉल पर पड़ी। वह शाही फरमान जैसा दिखता है। जिया हाओ ने जांच पड़ताल भरी आवाज में पूछा। हाँ, मुझसे इसके बारे में मत पूछो। तय युनहाई ने आह भरी। ये राजकुमार ली युआन का फरमान है। उसने कहा कि उसे पूर्वी अभियान के लिए हमारी बची हुई सिल्वर लाइटनिंग कैवेलरी उधार लेने की जरूरत है। यह एक छोटे पैमाने पर होने वाला काम होगा और सेना 1 महीने में वापस आ जाएगी। मुआवजे के तौर पर उसने हमें 3 लाख टेल सोना और सेना के लिए पूरी व्यवस्था का वादा किया। तय युनहाई की बात सुनकर जिया हाओ का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली क्योंकि उसे एहसास हुआ कि ली युआन क्या करने वाला था। ये सब उस कमीने ने किया है। हर चीज के पीछे वही है। पहेली के सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर जिया हाओ आखिरकार कई परिवार के विनाश के पीछे की पूरी योजना को समझने में कामयाब हो गया। सबसे पहले जब वह यहाँ आया था, तब कई परिवार की सिल्वर लाइटनिंग कैवलरी पहले से ही आधी रह गई थी। अब कई परिवार के व्यवसायों को संभालने के बाद कई परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई होगी। और अब 3 लाख टेल सोना ऐसी चीज थी जिसके लिए कई परिवार निश्चित रूप से सहमत होगा।
कई युनहाई सोच रहा होगा कि बिना किसी हताहत के 1 महीने के लिए अपनी सेना को उधार देना एक अच्छा सौदा है। लेकिन वह नहीं जानता था कि एक काला जानवर नानहाई शहर की ओर आ रहा था। सिल्वर लाइटनिंग कैवलरी को ले जाने के बाद केवल पैदल सैनिक ही बचे होंगे, और उनके और नानहाई शहर के उन पीठ पीछे वार करने वाले कमीनों के साथ ये समय की बात होगी जब तक कि काले राक्षस कई परिवार को नष्ट नहीं कर देते। गहरी सांस लेते हुए जिया हाउ ने अपने दिल को शांत करने की कोशिश की, क्योंकि उसे अंधेरे राक्षस ज्वार के पीछे की भव्य योजना का पता चला। सोचना है कि ली युआन और दुष्ट विधर्मी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन ये सही लगता है। विधर्मियों को नानहाई शहर से पर्याप्त बलिदान मिलेंगे और ली युआन को नानहाई शहर और सिल्वर लाइटनिंग कैवेलरी पर पूरा नियंत्रण मिलेगा। और भले ही सिल्वर लाइटनिंग कैवेलरी को खबर मिल गई हो, उनके लौटने तक कई परिवार पहले ही मर चुका होगा। ससुर जी, आपको क्या लगता है? आप सहमत होना चाहते हैं? जिया हाउ ने हल्की आवाज में पूछा। ठीक है, अगर यह कुछ हफ्ते पहले होता तो मैं सहमत हो जाता, कई युनहाई ने कहा। लेकिन अब मुझे आपकी राय चाहिए। मुझे यकीन है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। आप क्या सोचते हैं दामाद जी? क्या मुझे सहमत होना चाहिए? हे, जरूर, जिया हाउ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। लेकिन ससुर जी, पत्र मिलने में कुछ समय लगता है न? और सेना को इकट्ठा करने के लिए कुछ और समय, फिर कुछ और दिन समूह बनाने, उन्हें थोड़ा प्रशिक्षित करने और अभियान पर भेजने के लिए। तुम चाहते हो कि मैं पत्र को विलंबित कर दूं? कई युनहाई ने जिया हाउ की ओर देखा। तुम्हें पता है, मैं इसे पूरी तरह से मना कर सकता हूँ। यह अच्छा होगा, लेकिन हमें अभी भी एक दिखावा करने की जरूरत है, जिया हाउ ने समझाया। और नहीं, कुछ दिनों में एक बड़ी बात होने वाली है। तुम्हारा क्या मतलब है? कई युनहाई ने आश्चर्य से पूछा। अंधेरे राक्षसों का ज्वारीय हमला। क्या? कई युनहाई का चेहरा घबरा गया और वह खड़ा हो गया। जिया हाउ, क्या तुम समझ रही हो कि तुम क्या कह रही हो? ससुर जी, मेरे पास जानकारी के अपने स्रोत हैं, जिया हाउ ने गंभीर स्वर में कहा। हालांकि मैंने कई सुराग और हाल ही में हुई हत्या के मामलों को जोड़ा है। वह गांव, यही वह जगह है जहां अंधेरे राक्षस हमला करने जा रहे हैं। फिर सिल्वर लाइटनिंग कैवेलरी की वापसी। वे हमें कमजोर करना चाहते हैं। कई युनहाई की अभिव्यक्ति काली हो गई। मादरचोद, क्या उन्हें लगता है कि राक्षस ज्वार एक मजाक है? शांत हो जाओ ससुर जी, जिया हाउ ने शांत स्वर में उत्तर दिया। लापरवाही से काम करने के बजाय हमें एक तर्कसंगत निर्णय लेना चाहिए। शुक्र है, मेरे पास पहले से ही एक योजना है। जिया हाउ ने मुस्कुराते हुए अपनी हथेली रगड़ी। हमारे दुश्मनों को ठीक से जवाब देने के बारे में क्या ख्याल है?